ये कहानी पूरी तरह से कल्पना यानी इमेजिनेशन पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एल्डर सिन्हा चेन जो कुछ देर तक बेहद घमंडी थे, अब बेकाबू होकर कांप रहे हैं, लगभग सदमे से बेहोश हो रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? आखिर हुआ क्या? खासकर योगेश सिन्हा और मनोज कुमार, दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे वे पागल हो रहे हैं। अपने बालों का एक एक गुच्छा झटकते हुए उनकी आंखें मानो किसी भी पल बाहर निकल जाएंगी। एल्डर दुबे जो पूरे समय शांत भाव से स्थिति को देख रहे थे, उनकी ठुड्डी में दर्द हो रहा है। अनजाने में ही उनकी दाढ़ी उखड़ गई है। बिल्कुल सही, दादाजी रोहित अपने जमाने के उस्ताद चित्रकार हैं और उनकी कला इतनी अद्भुत है कि हम तीनों भी उनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। फिर भी तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर रहे हो कि वे दुस्साहसी और कमजोर हैं? अरे, तुम तो जीने से थक गए होगे, ये शायद तुम कोई जुझारू साथी ढूंढ रहे हो। बाई यांग। अभिमन्यु रावल अपने अधीनस्थ को आगे आने का इशारा करते हैं। आपका विनम्र अधीनस्थ यहाँ है। तुरंत एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उनकी पीठ से आगे बढ़ता है। इसे थप्पड़ मारो। हाँ, जब वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति अंदर आया तो वह किसी भी तरह से ध्यान देने योग्य नहीं था। हालांकि इस समय जब वह अपनी पलकें उठाता है तो एक रक्त पिपासु आभा तुरंत फूट पड़ती है, मानो कोई राक्षस नरक से बाहर निकलने के लिए लाखों लाशों को पार कर गया हो। वह एल्डर सिन्हा चेन के ही समान साधना क्षेत्र का हो सकता है। दोनों पिक्षुए क्षेत्र के हैं, लेकिन उसकी आभा बाद वाले की तुलना में बहुत अधिक प्रबल है। सर्वोच्च सैनिक। भीड़ के दिल धड़क उठते हैं। ऐसी रक्त पिपासु आभा को अनगिनत जीवन मरण की स्थितियों से ही शांत किया जा सकता है। ऐसी आभा वाले सैनिकों को सर्वोच्च सैनिक कहा जाता है। उनमें से हर एक में अटूट इच्छा शक्ति और अविश्वसनीय पराक्रम है, जो अपने से ऊंचे साधना क्षेत्र वालों से द्वंद्व युद्ध करने में सक्षम है। अपनी रक्त पिपासु आभा से सबको अचंभित करने के बाद अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाई यांग आगे बढ़ता है। एक पल में वह एल्डर सिन्हा चैन के सामने प्रकट होता है और उसे एक थप्पड़ जड़ देता है। पाह! पूरे हॉल में एक तीखी आवाज गूंजती है। एल्डर सिन्हा चैन की प्रतिक्रिया देने से पहले ही वह लड्डू की तरह घूमता है, जमीन पर गिरने से पहले एक पूरा चक्कर लगाता है, उसके मुंह से ताज़ा खून निकलता है और खून के गड्ढे में उसके एक दर्जन दांत दिखाई देते हैं। तुम अपने आकृति को स्थिर करते हुए एल्डर सिन्हा चैन फटने के कगार पर हैं। बुद्ध एकेडमी के एक बुजुर्ग और पिक्षुई क्षेत्र के विशेषज्ञ होने के नाते यह सोचना भी मुश्किल है कि उन्हें सरेआम थप्पड़ मारा जाएगा। हालांकि इतना गुस्से में होने के बावजूद भी वे कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार दूसरा पक्ष शमशेर रावल का इकलौता बेटा बाईश्याओ प्रिंस है। अगर उसने सचमुच उसके साथ कुछ करने की हिम्मत की तो शमशेर रावल शायद आकर उसे मार डालेंगे और पूरी एकेडमी को तहस नहस कर देंगे। ऐसा नहीं है कि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उसी समय शर्मा वंश के बराबर का समर्थन रखने वाला एक व्यक्ति बाईश्याओ प्रिंस से झगड़ने गया और उसे घायल कर दिया। इससे शमशेर रावल क्रोधित हो गए और अपनी सेना लेकर उनके घर में घुस गए और उनके पूरे घर को तहस नहस कर दिया। अंत में सम्राट अशोक कपूर ने न केवल उन्हें इस घटना के लिए भटकारा, बल्कि उन्हें खुश करने के लिए उनके बेटे को श्योर प्रिंस की उपाधि भी प्रदान कर दी। वरना भले ही वह परिवार का इकलौता उत्तराधिकारी हो, लेकिन उसके पास श्योर प्रिंस कहलाने की योग्यता नहीं है। ये सब रोहित सिंह की गलती है। जितना ज्यादा वो इस बारे में सोचता है, उतना ज्यादा उसे गुस्सा आता है। अभिमन्यु रावल पर जो गुस्सा वे निकालने की हिम्मत नहीं कर पाते, वे रोहित सिंह पर ही निकाल सकते हैं। अगर ये बंदा ना होता तो आज उसे इस तरह शर्मिंदा क्यों होना पड़ता? क्यों? क्या तुम मेरे कामों से नाखुश हो? उसका भयानक रंग देखकर अभिमन्यु रावल अपनी भौहें उठाता है और घमंड से पूछता है, मेरी हिम्मत नहीं है? बड़े सिन्हा चैन का दिल रो रहा है, लेकिन फिर भी वे दांत घीसकर ये शब्द निकालते हैं। अगर तुम्हारी हिम्मत नहीं है तो बेहतर है। सच कहूं, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। अगर मेरे दादा रोहित खुद कोई कदम उठाते और अपनी ताकत पर ठीक से नियंत्रण नहीं रख पाते तो अब तक तुम मर चुके होते। यह सुनकर अभिमन्यु रावल को उस रात की लड़ाई याद आती है और उसका शरीर अनजाने में ही कांप उठता है। वह जो कह रहा है वह सच है। इस मास्टर रोहित की ताकत सिर्फ उसके शरीर से ही 40 डिंग से ज्यादा है। इससे भी बुरी बात यह है कि वह अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पा रहा है। जब वह थक्कड़ मारेगा तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा, लेकिन तब तक आप जा चुके होंगे। उसे बचाओ, अपनी ताकत पर काबू नहीं रख पा रहा है। श्याओ प्रिंस के शब्दों के अनुसार रोहित सिंह शिक्षक की ताकत एल्डर सिन्हा चैन से ज्यादा है। ये कैसे संभव है? ज्यादा समय न लेते हुए सभी लोग अभी अभी घटी घटनाओं को समझने में कामयाब हो जाते हैं। यह खासकर योगेश सिन्हा और मनोज कुमार के लिए सच है, जिन्होंने दावा किया था कि रोहित सिंह कमजोर है और ऋषभ शर्मा झूठ बोल रहे हैं। दोनों ही अपने सामने घट रही स्थिति पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। पिछली जांच में रोहित सिंह के केवल जेंकी क्षेत्र के शिखर पर होने की पुष्टि हुई है। यह बात पूरी एकेडमी को पता है और उसके आगे बढ़ने की कोई खबर नहीं है। अगर ऐसा है तो वह बाईश्याओ प्रिंस से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? इसके अलावा उनके शब्दों के आधार पर ऐसा लगता है कि एल्डर सिन्हा चैन भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। यह विचित्र और अविश्वसनीय हो सकता है, लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता कि अभिमन्यु रावल झूठ बोल रहे हैं।
सब जानते हैं कि बाई श्याओ राजकुमार न सिर्फ अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली है, बल्कि उसे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा और मुकाबला करने का भी शौक है। अगर वो रोजाना 2-4 राउंड मुकाबला नहीं करेगा तो उसे असहजता महसूस होगी। चूंकि वो इस रोहित सिंह से इतना प्रभावित है, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसके पास सचमुच वो ताकत है जिसकी वो बात कर रहा है? इस समय हर कोई उस युवक को देखने के लिए अपनी आंखें चौड़ी कर लेता है, जिसे वे पहले बेकार समझते थे। उसमें कुछ भी खास नहीं है, सिवाय उसकी गोरी और चिकनी त्वचा के, जो उसे उसकी वास्तविक उम्र से भी कम उम्र का दिखाती है। वो विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? खांसी खांसी। बाकी सभी की शक भरी निगाहें उस पर टिकी देखकर रोहित सिंह बेबसी से अपना सिर हिलाता है। शायद अब वो अपनी असली ताकत छिपा नहीं पा रहा है, लेकिन शिक्षक योग्यता परीक्षा में फाइटर 3 डैन झेंकी क्षेत्र में सबसे निचले स्थान पर आने के बाद थोड़े से ब्रेक के बाद पिक्षु क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर हो जाना, कोई यकीन नहीं करेगा। क्या चुप रहना इतना मुश्किल है? रोहित सिंह को माइग्रेन का दर्द होने लगा। वो अपनी ताकत छिपाना चाहता था, चुप रहना चाहता था और चुपचाप शांत रहना चाहता था। शुरुआत में उसने सोचा था कि अभिमन्यु रावल का एकेडमी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ किसी और को पता नहीं चलेगा। हालांकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ही रात में वो आदमी दौड़ा दौड़ा आ जाएगा। इतना बड़ा हंगामा करने के बाद चाहकर भी अब उसके लिए अपनी ताकत छिपाना नामुमकिन है। कितनी बदकिस्मती! जैसे ही वो अभी भी इस स्थिति से उलझन में है, उसे अभिमन्यु रावल झियाओ प्रिंस का चेहरा उसके सामने उभरता हुआ दिखाई देता है, जिस पर चापलूसी का भाव है। हे मास्टर रोहित, दादाजी रोहित, क्या मैंने मामला अच्छी तरह सुलझा लिया? हालांकि वो अभिमन्यु रावल को इस तरह के व्यवहार के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। मास्टर मनीष कश्यप पहले ही साफ कह चुके हैं कि वो परीक्षा पास कर पाएंगी या नहीं, ये पूरी तरह उन पर निर्भर है। स्वाभाविक है कि वो जानबूझकर उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी नज़रों में आ सकें। यही वजह है कि वो इतनी जल्दी उठ गए और रोहित सिंह के आने की खबर सुनकर अपने मातेहतों के साथ अंदर घुस आए। फिर भी मंजूर है, चूंकि जो हो गया सो हो गया, रोहित सिंह उसे स्वीकार ही कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सिर हिला दिया। रोहित गुरु, मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। ये जानते हुए कि रोहित सिंह की ताकत सिर्फ झेंकी क्षेत्र तक सीमित नहीं है, कुल प्रमुख प्रणव शर्मा अब और नहीं हिचकिचाते हैं। वो एक नज़र से ऋषभ शर्मा को इशारा करते हैं। ऋषभ शर्मा एक बार फिर आगे बढ़कर उनके सामने घुटने टेक देते हैं। मास्टर रोहित को अपना गुरु मानते हुए, तुम खुद को क्या समझते हो? मैंने तो अभी तक उन्हें स्वीकार भी नहीं किया है और तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? क्या हम थोड़ी देर और मुकाबला करें? रोहित सिंह के कुछ बोलने से पहले ही बाईशा और राजकुमार उसे घूरने लगता है। मेरी हिम्मत नहीं। ऋषभ शर्मा चौंक जाता है। हालांकि अभिमन्यु रावल लगभग उसकी एक ही उम्र का है, लेकिन उसकी ताकत फाइटर 5 डैन के शिखर पर पहुंच चुकी है। चूंकि वो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसके साथ मुकाबला करना, इसमें और मौत को गले लगाने में क्या फर्क है? ठीक है ऋषभ शर्मा, तुम कल मेरी कक्षा में आकर सुन सकते हो। अगर तुम अच्छा प्रदर्शन करोगे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करने पर विचार कर सकता हूँ। इस डर के मारे कि ये बाईशा और राजकुमार एक बार फिर मुसीबत खड़ी कर देगा और ऋषभ शर्मा की जान ले लेगा, रोहित सिंह तुरंत बीच में बोल पड़ता है। शुक्रिया रोहित गुरु। कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा ने राहत की सांस ली और जल्दी से उनका शुक्रिया अदा किया। ऋषभ शर्मा अभी रोहित सिंह के छात्र नहीं हैं, लेकिन मौजूदा हालातों को देखते हुए अब यही एक रास्ता है जिससे इस मामले को सुलझाया जा सकता है। आखिरकार अपने बेटे की इस निराशाजनक हरकत के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए कि वो दूसरे की कक्षा में घुसकर शिक्षक की हत्या कर दे? ऐसी स्थिति का सामना करने के बाद कोई भी शिक्षक ऐसे छात्र को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि वो अभी सिर्फ किनारे बैठकर सुन रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे तो वो निश्चित रूप से एक आधिकारिक छात्र बन पाएंगे। किनारे बैठकर सुन रहे हैं, बुजुर्ग सिन्हा जिनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। वो अकेडमी के एक बुजुर्ग हैं और शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख भी हैं। आमतौर पर वही छात्रों को चुनता है। अगर कोई दूसरे शिक्षक को मान्यता देने के लिए उसके प्रशिक्षण से हट जाए तो ये एक बात है, लेकिन वो तो दूसरे शिक्षक के पाठों को किनारे बैठकर सुनता रहता है। अकेडमी के सबसे घटिया शिक्षक का जिक्र करना तो दूर की बात है। बुजुर्ग सिन्हा जिन को ऐसा लग रहा है जैसे उनके पुराने चेहरे पर बार बार पांव पड़ रहे हैं और उनकी गरिमा का एक कतरा भी नहीं बचा है। उनकी गरिमा उनकी दादी के घर तक फेंक दी गई है। उनकी दादी के घर क्यों नहीं? क्योंकि वे वहां से पहले ही गुजर चुके हैं। मास्टर रोहित, क्या कोई और बात है जो आपको मुझसे तय करवानी है? अगर है तो मैं आपकी मदद करूंगा। उसके बाद मुझे पेंटिंग सिखाइए। अभिमन्यु रावल रोहित शिक्षक की ओर मुड़ते हैं। अभी भी कुछ चीजें हैं जो मुझे तय करनी है। रोहित शिक्षक शेंगचिन की ओर मुड़ते हैं। बुजुर्ग सिन्हाचन, ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण के नतीजे पहले ही आ चुके हैं। क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम उस शर्त की शर्तें पूरी करें जिस पर हम सहमत हुए थे? उनके यहाँ होने का कारण ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण है। परीक्षण समाप्त होने के बाद कई चीजें घटित हुई हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि जो शर्त उन्होंने तय की है उसे पूरा किया जाए। रोहित सिंह, इस बारे में खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ज्ञानोदय वसीयत परीक्षण हार गया, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुझे सिर्फ 100 ईश्वर हत्या के कोड़े ही खाने पड़ेंगे।
मुझे डर है कि तुम मुझसे मेरा शिक्षण लाइसेंस छीनने की क्षमता नहीं रखते। ये जानते हुए कि अब वो इससे बच नहीं सकता, मनोज कुमार इसका सामना करने का फैसला करता है और एक क्रूर भाव के साथ आगे बढ़ता है। क्षमता नहीं है? रोहित सिंह भौहें चढ़ाते हैं। सच कहूं तो मेरा कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं है और मैंने अपने किसी छात्र को भी पागल नहीं बनाया। हालांकि शिक्षक योग्यता परीक्षण में मेरा परिणाम औसत दर्जे का है, फिर भी यह पास है। सिर्फ एक शर्त के कारण मेरा शिक्षण लाइसेंस छीनने का अधिकार शिक्षक संघ को भी नहीं है। मनोज कुमार उन्माद से चीखता है। क्या ये सच है? नियम कानूनों से अनजान रोहित सिंह एल्डर दुबे को संदेह से देखते हैं। वो शिक्षक संघ के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, इसलिए उन्हें इन मामलों की जानकारी होनी चाहिए। वो जो कह रहे हैं वो सच है। वरिष्ठ दुबे सिर हिलाते हैं। शिक्षक संघ द्वारा कई सत्यापनों के बाद एक शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस जारी किया जाता है। अगर संबंधित व्यक्ति का कोई बुरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है तो उसका लाइसेंस रद्द करना मुश्किल है। क्या ये ऐसा है? रोहित सिंह भौहें चढ़ाते हैं। उन्हें अपने पिछले जन्म में शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की याद आती है। वहां अगर कोई शिक्षक अपने काम में अक्षम भी हो तो स्कूल को उसे नौकरी से निकालने का अधिकार नहीं है। दरअसल शिक्षा मंत्रालय को भी ऐसा करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि उन्होंने ऐसा कुछ न किया हो जो शिक्षक के नैतिक मूल्यों के विरुद्ध हो। लगता है यहाँ भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। तो जब हम शर्त तय कर रहे थे तब आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? रोहित सिंह खुद को पूछने से नहीं रोक पाते। उस समय जब वो अपनी बाजी बढ़ा रहा था, उसे लगा कि उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द हो सकता है, इसलिए उसने ये बात यूं ही उठा दी। काश उसे पता होता कि किसी का शिक्षण लाइसेंस रद्द करना इतना मुश्किल होता है तो वो उसे अकादमी से ही निकल देता। खांसी, मुझे लगा था कि तुम हार जाओगे, एल्डर दुबे अजीब तरह से कहते हैं। रोहित सिंह ने न सिर्फ शिक्षक योग्यता परीक्षण में 0 अंक प्राप्त किए, बल्कि उसने एक छात्र की शिक्षा को भी अस्त व्यस्त कर दिया था। अगर कोई इस मामले को आगे बढ़ाए तो उसे निष्कासित किया जा सकता है। चूंकि एल्डर दुबे को लगता था कि रोहित सिंह जरूर हार जाएगा, इसलिए उसने इस मामले की ओर इशारा नहीं किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मनोज कुमार उससे इतनी बुरी तरह हार जाएगा। बाजी की शर्तें पूरा करना नामुमकिन है जब तक, एल्डर दुबे बोलते हैं लेकिन बीच में ही हिचकिचाते हैं। क्या? जब तक कोई मास्टर शिक्षक या सहयोगी मास्टर शिक्षक स्वयं ये प्रमाणित न कर दे कि वो शिक्षक बने रहने के योग्य नहीं है और ये प्रमाण पत्र शिक्षक संघ को ऊपर भेज दिया जाए, एल्डर दुबे कहते हैं। मास्टर शिक्षक? सहयोगी मास्टर शिक्षक? मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं? रोहित सिंह अपना सिर हिलाते हैं। चाहे मास्टर शिक्षक हों या सहयोगी मास्टर शिक्षक, वो शिक्षा जगत में ऊंचे पद पर हैं, तो उनके लिए किसी एक से परिचित होना कैसे संभव है? और अगर वो किसी एक से परिचित भी हैं तो दूसरे पक्ष के लिए इतनी छोटी सी शर्त से परेशान होना असंभव है। रोहित सिंह भौहें चढ़ाते हैं। इसी समय ड्यूटी पर तैनात शिक्षक जो शिक्षक एक बार फिर अंदर आते हैं और हाथ जोड़कर उनकी आवाज़ कमरे में गूंजती है। योगेश चंद शिक्षक, बाहर एक महिला खड़ी है जिसने खुद को रजनी त्यागी बताया है और रोहित सिंह शिक्षक को ढूंढ रही हैं। छोटी रजनी भी यहाँ है? अभिमन्यु रावल की आंखें चमक उठती हैं। कल मास्टर मनीष कश्यप ने उन्हें रोहित सिंह के अधीन अध्ययन करने का काम सौंपा, जिसके तुरंत बाद वे सुबह सुबह यहाँ दौड़े चले आए। अगर ऐसा है तो छोटी रजनी उनसे पीछे कैसे रह सकती है? उनके शब्दों के बीच एक खूबसूरत आकृति दरवाजे से अंदर आती है। उसका हल्का पीला टॉप उसके दुबले पतले और नाजुक शरीर को पूरी तरह से उभार रहा है। उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद है और वो कोमल कपूर के सामने भी फीकी नहीं पड़ती। रोहित गुरुजी को प्रणाम। जैसे ही वो कमरे में प्रवेश करती है वो रोहित सिंह की ओर बढ़ती है और उन्हें प्रणाम करती है। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष भी अभिमन्यु रावल के ही उद्देश्य से यहाँ आया है, रोहित सिंह का सर दर्द करने लगता है और वो अपनी भौहों को रगड़ते हैं। भौहों के बीच का भाग, भौहों के बीच का भाग। दरअसल उसे चित्रकला के बारे में कुछ भी नहीं पता और वो बस उनकी कमियां बता सकता है। उसे ये भी नहीं पता कि उन्हें चित्रकला सिखाने की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। युवा मालकिन को प्रणाम। जैसे ही वो इस उलझन में पड़ता है कि वो दूसरे के सामने ये बात कैसे कबूल करे, एल्डर दुबे आगे बढ़ते हैं और विनम्रता से हाथ जोड़कर रजनी त्यागी का अभिवादन करते हैं। युवा मालकिन? एल्डर सिन्हा के मन में एक विचार कौंधा, जिससे कमजोरी का एहसास उनके पैरों को जकड़ लेता है और वो लड़खड़ाकर पीछे की तरफ गिर पड़ते हैं। चेहरे पर उदासी लिए वो पूछते हैं, क्या वो शिक्षक संघ के संघ नेता हुआंग की पुत्री हो सकते हैं?
वो प्रतिभा जो 20 साल की उम्र तक भी न पहुंच पाने के बावजूद एक निम्न स्तरीय एसोसिएट मास्टर शिक्षिका बनने में कामयाब रही। अभी कुछ देर पहले वो एल्डर दुबे से शिक्षक संघ की उस प्रतिभा महिला के बारे में बात कर रहे थे जो कम उम्र में ही एक निम्न स्तरीय एसोसिएट मास्टर शिक्षिका बन गई थी, और वो सोच रहे थे कि वो उनके जैसे बूढ़े आदमी से भी ज्यादा अद्भुत है। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो रजनी त्यागी जैसी होंगी, और देखने से तो रोहित सिंह के साथ उनकी अच्छी बनती दिख रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? जिस क्षण उसने दूसरे पक्ष पर दूसरों को ज्ञान देने और उनका पालन पोषण करने में असमर्थ होने का आरोप लगाया, शर्मा वंश ने अपने बेटे को उसके पास भेज दिया, यहाँ तक कि उसे ऐसा करने के लिए अपने संरक्षण से भी हटा लिया। जिस क्षण उसने कहा कि दूसरे पक्ष में ताकत की कमी है, बाईशा और राजकुमार दूसरे पक्ष की ताकत की जांच करने के लिए दौड़ा और दावा किया कि वो खुद उसके बराबर नहीं है। जिस क्षण उसने कहा कि केवल एक मास्टर शिक्षक और एक सहयोगी मास्टर शिक्षक ही मनोज कुमार का शिक्षण लाइसेंस रद्द कर सकते हैं, एक सहयोगी मास्टर शिक्षक दौड़ा दौड़ा आया। अरे रोहित सिंह, जरूर स्वर्ग ने तुम्हें मुझसे निपटने के लिए यहाँ भेजा होगा। बड़े सिन्हा केवल निराश महसूस करते हैं और उनके मन में आत्महत्या के विचार भी आते हैं। मनोज कुमार, जो अभी कुछ देर पहले तक घमंडी थे, डर के मारे पीले पड़ जाते हैं और पीछे की ओर सिमट जाते हैं। एक पल पहले उसे कम से कम इस बात का भरोसा था कि दूसरा पक्ष उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द नहीं कर पाएगा, लेकिन इस पल वो सचमुच डरा हुआ है। क्या वो शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक पाने वाला कोई बेकार आदमी नहीं है? वो इतने सारे लोगों को कैसे जानता है? वे सब उसका सम्मान क्यों करते हैं? मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। मनोज कुमार दांत पीसता है और मन ही मन उन्माद से चीखता है। आज से पहले दूसरा पक्ष उसकी नज़रों में कुछ भी नहीं था, वो उससे मुकाबला करने के भी लायक नहीं था। फिर भी अब दूसरा पक्ष पहले ही एक ऊंचा पहाड़ बन चुका है जिसकी ओर वो सिर्फ ऊपर ही देख सकता है। हे हे, योगेश सिन्हा के दांत भी बज रहे हैं। इस समय रोहित सिंह एक चींटी से, जिसे वो जब चाहे कुचल सकता था, एक विशालकाय डायनासोर में बदल गया है। ऐसा परिवर्तन उसकी कल्पना से भी परे था। आप एक एसोसिएट मास्टर शिक्षक हैं? योगेश चहन के आश्चर्यजनक शब्द सुनकर रोहित सिंह अनिश्चितता से उस महिला को देखता है। ये लड़की उससे भी छोटी है। एसोसिएट मास्टर टीचर होने के नाते ये सच है कि किसी व्यक्ति का आंकलन उसके रूप रंग से नहीं करना चाहिए। बस राकेश जी की नज़र मुझ पर पड़ गई और उन्होंने मुझे अपनी मदद के लिए बुला लिया। रजनी त्यागी मुस्कुराती हैं। उनके शब्द भले ही विनम्र हो, लेकिन उनकी आंखों से आत्मविश्वास साफ झलकता है। शी का संक्षिप्त रूप शिक्षक। सहायक मास्टर टीचर बनने के लिए सबसे पहले और सबसे जरूरी, आपके पास दूसरों से बढ़कर प्रतिभा होनी चाहिए। दूसरा, आपको एक अवसर मिलना चाहिए। भले ही आप में अपार प्रतिभा हो और अपने छात्रों का मार्गदर्शन करने और उन्हें ज्ञान देने की क्षमता आपकी अद्भुत हो, लेकिन अगर आप एक मास्टर टीचर की मान्यता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये सब खोखली बातें हैं। रजनी त्यागी कल्कि कामराज्य के शिक्षक संघ के प्रमुख की बेटी होने के नाते उन्हें बचपन से ही अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा उनके पिता के संपर्कों को देखते हुए एसोसिएट मास्टर टीचर बनना उनकी अपेक्षाओं से परे नहीं था। ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक एसोसिएट मास्टर शिक्षक हैं। ये मनोज कुमार शिक्षक मुझसे एक ज्ञानोदय वसीयत मुकदमे में हार गया है और वो अपनी शर्त पूरी करने से इनकार कर रहा है। इससे पहले एल्डर दुबे ने कहा था कि अगर कोई एसोसिएट मास्टर शिक्षक इस मामले में आवाज उठाए तो मनोज कुमार शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। जो लोग उसके खिलाफ हैं, रोहित सिंह उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। सोचना भी क्या ऐसा मामला होगा। रजनी त्यागी भौंचक्की रह जाती हैं। एक शिक्षक होने के नाते इतनी छोटी सी बात पर द्वेष रखना और यहाँ तक कि अपने साथियों को फंसाने के लिए ज्ञानोदय वसीयत मुकदमे का सहारा लेना। वो अगर शिक्षक ही बना रहा तो शिक्षकों का नाम ही खराब करेगा। एल्डर दुबे आगे बढ़ते हैं। मेरा मानना है कि उसके पास शिक्षक बनने की योग्यता नहीं है। जाओ और अभी इसके लिए जरूरी प्रक्रियाएं निपटाओ। रजनी त्यागी अधिकारपूर्वक कहती हैं। हाँ। एल्डर दुबे ने सिर हिलाया। मनोज कुमार की ओर मुड़कर उसने भी सिर हिलाया। एसोसिएट मास्टर टीचर होने के नाते रजनी त्यागी का पद बहुत ऊंचा है और ये भी कि वो गिल्ड लीडर की बेटी भी है। बस कुछ शब्दों में उसने मनोज शिक्षक का भाग्य तय कर दिया। जो लोग शिक्षक की पहचान रखते हैं उनका सम्मान किया जाता है, चाहे वो कहीं भी जाएं। अगर किसी शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस छीन लिया जाए तो इसका मतलब यही हो सकता है कि उसके आचरण में कोई समस्या है। ऐसे रिकॉर्ड के साथ कोई भी उसे नौकरी पर नहीं रखेगा, चाहे वो कहीं भी जाए। मैं
फैसला सुनकर मनोज कुमार जमीन पर गिर पड़े। उनका पीला चेहरा निराशा से भर गया। उन्होंने इस शिक्षण लाइसेंस को पाने के लिए इतनी मेहनत की है, सोचिए ये यूं ही रद्द हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे घटिया इंसान को चुनौती दी जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। ठीक है। मनोज कुमार एक बार फिर से खड़े हो जाते हैं। वे रोहित सिंह को निर्दयता से देखते हैं। रोहित सिंह, तुम अभी तक नहीं जीते। तुमने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हैं और एक छात्र की साधना को बेकाबू कर दिया है। अगर ये मामला शिक्षक संघ को बताया जाता है और पूरी जांच पर यह मामला सच साबित होता है तो इसके लिए तुम्हारा शिक्षण लाइसेंस भी छीना जा सकता है। इसके अलावा तुम्हारे रिकॉर्ड में एक छात्र की साधना के बेकाबू होने का मामला दर्ज है। यही बात एक शिक्षक की निचली सीमा को पार कर जाती है। सही कहा रोहित सिंह, तुम्हें इस पर खुशी होने की जरूरत नहीं है। तुमने मनोज शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस रद्द करवा दिया होगा, लेकिन तुम अपना लाइसेंस भी ज्यादा दिन नहीं रख पाओगे। मैं अभी शिक्षक गिल्ड को इस मामले की शिकायत करूंगा और उनसे इस मामले में निष्पक्ष फैसला करवाऊंगा। मनोज कुमार की गुस्से भरी दहाड़ सुनकर योगेश सिन्हा की आंखें चमक उठती हैं और उनमें फिर से आग भड़क उठती है। उसके और रोहित सिंह के बीच का रिश्ता पहले ही बिखर चुका है। अब जब ये साबित हो गया है कि दूसरे पक्ष के पास मजबूत समर्थन है, तो शायद वो अब अकादमी में उसके रहते चैन से नहीं रह पाएगा। इसलिए वो रोहित सिंह को बख्श नहीं सकता। और तो और, अब तो देवी भी उसके पक्ष में बोल रही हैं। अगर वो बिना कुछ किए खुद को पिटने देगा तो भविष्य में वो कैसे सिर उठा पाएगा। योगेश सिन्हा रोहित सिंह को घूरते हैं और उनकी निगाहों से ठंडे इरादे निकलते हैं। क्या तुम कमाल के नहीं हो? सुमेर राठौर का तुम पर भरोसा 60 से ज्यादा है। शर्मा परिवार तुम्हें ऋषभ शर्मा को स्वीकार करने के लिए कहता है। हो सकता है कि अभी तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन देखते हैं कि तुम्हारा टीचिंग लाइसेंस छिन जाने के बाद तुम्हारा क्या हाल होगा। आइए देखें कि बुद्ध अकादमी में बने रहने के आपके क्या अधिकार हैं और अपने छात्रों को पढ़ाने के आपके क्या अधिकार हैं। रोहित सिंह शिक्षक की योग्यताएं और नैतिकता वाकई संदिग्ध हैं। सहयोगी मास्टर शिक्षिका रजनी त्यागी एल्डर दुबे दोनों की बातें सच हैं। इस रोहित शिक्षक ने एक छात्र को पागल बना दिया है और पिछली शिक्षक योग्यता परीक्षा में भी उसे 0 अंक मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि संघ इस मामले को निष्पक्षता से संभालेगा और अकादमी को इस नासूर से मुक्त करेगा। पल भर में एल्डर सिन्हा चैन के चेहरे पर चमक लौट आई। सीधे और गरिमामय भाव से वे बोलते हैं। वे हो सकता है कि मनोज कुमार को ना बचा सकें, लेकिन रोहित सिंह को भी बेदाग नहीं जाने देंगे। इन तीनों की चीख सुनकर एल्डर दुबे और रजनी त्यागी ने एक दूसरे को देखा और फिर रोहित सिंह की ओर मुड़े। अगर उनकी बातें सच थीं तो शिक्षक संघ को इस मामले की जांच करनी ही होगी। अगर जांच के नतीजे उनके दावों के मुताबिक होते तो इस रोहित शिक्षक का शिक्षण लाइसेंस छीन लिया जाना बहुत मुमकिन था। लगता है मैंने उन्हें कम आंका था। वे नियमों का फायदा उठाने में भी माहिर हैं। उसे उम्मीद नहीं थी कि लगातार इतने प्रहार झेलने के बाद भी वे पलटवार कर पाएंगे। रोहित सिंह ने भौहें चढ़ाईं। ऐसा लगता था कि चाहे कोई किसी भी दुनिया में क्यों न हो, कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। अगर कोई नीच इंसान किसी पर अपने दांत गड़ा दे तो उसे बस उसकी मौत का इंतजार करना होगा। सच कहूं तो उसके पिछले स्वभाव ने जो उसे मुसीबत में डाला था, उससे निपटना वाकई मुश्किल था। अगर अकादमी इस मुद्दे को नहीं उठाती तो वो सुरक्षित रहता और अपनी पढ़ाई जारी रख सकता था। दूसरी ओर, अगर अकादमी इस मुद्दे को उठाने का फैसला करती तो वे शिक्षक संघ को इसकी सूचना दे सकते थे और उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द होने का खतरा था। अगर उसका शिक्षण लाइसेंस छीन लिया जाए तो उसकी हालत मनोज कुमार से ज्यादा अच्छी नहीं होगी। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उन्हें सफल नहीं होने देना चाहिए। हालांकि ये सच था कि उसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे और उसने सचमुच एक छात्र की साधना को अस्त व्यस्त कर दिया था। ये उसके पिछले स्वभाव का कर्म था और वो चाहकर भी इसे ठीक नहीं कर सकता था। अर्थात उसके पिछले स्वभाव ने जो गड़बड़ की थी वही संभवतः उसका पतन था। अगर वो आज से स्वर्ग पथ के पुस्तकालय के माध्यम से शक्तिशाली छात्रों का पोषण करने में सक्षम भी हो जाए तो भी उसके लिए एक कुशल शिक्षक बनना और दूसरों का विश्वास अर्जित करना मुश्किल होगा। उसे इस समस्या का समाधान ढूंढना ही होगा। अपनी ग्लेबिला को रगड़ते हुए रोहित सिंह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसका उत्थान एक ऐसी चीज थी जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था और वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि वो किस समय सीमा में उत्थान करेगा। इसके अलावा अगर उसकी पिछली कमजोरियां ना होती तो वो भी आगे नहीं बढ़ पाता। क्या वो यूं ही चुपचाप खड़ा रह सकता था जब वे इस घटना की सूचना शिक्षक संघ को देते और उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द करवा देते? बिल्कुल नहीं।
अरे, क्या मैं अपनी अचानक बढ़ी हुई ताकत का कारण नहीं बता सकता? क्या कमाल की बात है, मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे ही वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और एक अविश्वसनीय विचार उसके दिमाग में कौंध गया। योगेश सिन्हा और योगेश सिन्हा आ की ओर एक बार फिर देखते हुए उनके होंठों के किनारे ऊपर की ओर उठ गए। चूंकि तुम दोनों में से कोई भी मेरे लिए रास्ता छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। रोहित सिंह, तुम क्या खुश नहीं हो? देखते हैं कि शिक्षक संघ में बुलाए जाने के बाद भी तुम इतने खुश कैसे रह पाते हो। एल्डर दुबे और रजनी त्यागी की झिझक को भांपते हुए योगेश सिन्हा उत्सुकता से हंस पड़े। हालांकि उनकी हंसी थमने से पहले ही उनकी नज़र रोहित सिंह पर पड़ गई। उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे थे और वे झिझकते हुए दुविधा भरी आंखों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मन में कुछ चल रहा है और वे सोच रहे थे कि उन्हें इसके बारे में बात करनी चाहिए या नहीं। क्यों? तुम क्या दया की भीख मांग रहे हो? रोहित सिंह को इस तरह व्यवहार करते देख योगेश सिन्हा खुशी से झूम उठे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। दया की भीख मांग रहे हो? रोहित सिंह ने सिर हिलाया। तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं तो बस सोच रहा हूं कि मुझे इसके बारे में बोलना चाहिए या नहीं। आह! ये कहते हुए उसने आह भरी। उसकी हताशा, दर्द, साथ ही दुख और दुविधा उसकी आह से साफ झलक रही थीं। कुल मिलाकर उसकी आह से साफ जाहिर हो रहा था कि चिंताएं उसके मन को सता रही थीं और वो एक दुखी इंसान था जिसके पीछे एक कहानी छुपी थी। बताओ क्या? क्या? बोलो क्या? योगेश सिन्हा ने भौहें चढ़ाईं। छोड़ो भी, क्योंकि बात यही है। उसकी बातों को अनसुना करते हुए रोहित सिंह ने सिर हिलाया। चेहरे पर एक करुण स्वर लिए वो कुछ देर और झिझका और फिर बोला, शुरू में सहकर्मियों और साथी शिक्षकों के तौर पर अकादमी की प्रतिष्ठा की खातिर अगर तुमने कुछ ज़्यादा ही कर दिया हो तो मुझे पूरी बात ध्यान में रखनी चाहिए और उसे छोड़ देना चाहिए। अब तो जो दिख रहा है। इस समय उसने अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए। उसकी आंखें ऊपर की ओर उठी मानो दर्द से भरी हों। क्या मतलब है तुम्हारा? उसे आ भरते और सिर हिलाते देख भीड़ का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया। योगेश सिन्हा और योगेश चैन ने एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो आदमी क्या कर रहा है। तुम किस लिए नाटक कर रहे हो? अब तुम्हें किसी भी पल नौकरी से निकाला जा सकता है। तुम्हारी एक्टिंग चाहे कितनी भी शानदार क्यों न हो, ये सच नहीं बदलेगी। मुझे लगता है वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर बकवास कर रहा है। उसके झांसे में मत आना, योगेश सिन्हा ने बड़बड़ाते हुए कहा। शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक लाना और एक छात्र को पागल बना देना, ये उसके बारे में ऐसे तथ्य थे जो अकादमी में सभी जानते थे। वो चाहे कुछ भी करे, उसके लिए अपने नाम पर लगे दाग को धोना नामुमकिन था। तो क्या हुआ अगर तुम वाक्पटु हो? तुम इन तथ्यों को नकार नहीं सकते। भले ही तुम नकारने की कोशिश करो, तुम्हारे कामों के पुरालेख मौजूद हैं। देखते हैं फिर तुम अपनी कहानी कैसे समेटते हो। मास्टर रोहित, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? मैं और बड़े दुबे यहाँ हैं, तो बेझिझक बोलो, रजनी त्यागी ने कहा। बिल्कुल। रोहित सिंह ने दूसरे पक्ष की तरफ प्रशंसा से देखा और सिर हिलाया। इतने लंबे समय से नाटक करते हुए वो इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रहा था। अब जब उसने आखिरकार सवाल पूछ ही लिया था तो वो कहानी आगे बढ़ा सकता था। दरअसल मैं ये सब उजागर नहीं करना चाहता था। रोहित सिंह ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक दुखी भाव छा गया। हॉल के बीचों बीच स्थित शक्तिमापक स्तंभ की ओर 2 कदम बढ़ते हुए उसने अपनी मुट्ठी भींची और सीधे स्तंभ पर तान दी। विंग! उस पर रोशनी चमकी और संख्याओं की एक माला तैरती हुई दिखाई दी। 55। डिंग! उसने अपनी आधी शक्ति ही इस्तेमाल की, लेकिन अपनी साधना तकनीक के पहले 3 दानों को फिर से साधने के बाद उसके शरीर में झंकी और भी शुद्ध हो गई, जिससे उसकी 49 डिंग शक्ति थोड़ी बढ़ गई। 55 डिंग! पिक्षु क्षेत्र का शिखर? यदि उसके पास पिक्षु क्षेत्र के शिखर की शक्ति है, तो परीक्षा में उसकी शक्ति को झंकी क्षेत्र के रूप में क्यों दर्शाया गया? बाईश्याओ राजकुमार से ये सुनने के बाद कि रोहित सिंह उससे ज्यादा ताकतवर है और भीड़ ने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, वे फिर भी ये देखकर अविश्वास से भर गए कि उसकी मुट्ठियों में कितनी ताकत थी। कमरे में सदने की सांसें दौड़ गईं क्योंकि कमरे में मौजूद सभी लोगों के निचले जबड़े जमीन पर गिरते से लग रहे थे। फाइटर 6 डान पिक्षु लोक में हर एक एक्यूपॉइंट को तोड़ने पर व्यक्ति की ताकत 1 डिंग बढ़ जाती थी। ज्यादातर लोग अपने जीवन में सिर्फ 30 से 40 एक्यूपॉइंट ही खोल पाते थे। पिक्षु लोक के शिखर पर भी उनकी ताकत इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती थी। सिर्फ एक मुट्ठी से इतनी ताकत हासिल करना साफ तौर पर दर्शाता था कि वो पिक्षु लोक के शिखर पर पहुंच गया था। लेकिन
ब्रेक से पहले उसकी जान से क्लियर पता चला था कि उसमें सिर्फ एक फाइटर 3 डान झेंकी लोग के शिखर जितनी ही ताकत थी। ब्रेक के दौरान कई लोगों को पार करने की उसकी ताकत, ये नामुमकिन था। राज्य के इतिहास में अविश्वसनीय प्रतिभाओं के साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे और उसके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करने लगे। ब्रेक से पहले हुई परीक्षा में मैं केवल झेंकी क्षेत्र का था। मुझे यकीन है कि हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक होगा कि मैं अचानक पिक्षु क्षेत्र का विशेषज्ञ कैसे बन गया। सबकी प्रतिक्रिया जानने के बाद रोहित सिंह ने धीरे से समझाया, दरअसल मेरी साधना सिर्फ 1 हफ्ते में नहीं बढ़ी। बाकी सबकी तरह मैंने भी पारंपरिक तरीके से प्रशिक्षण लिया था। हालांकि ब्रेक से पहले मेरी शक्ति 50 डंक तक नहीं पहुंची थी, लेकिन मैं फिर भी उससे बहुत दूर नहीं था। ब्रेक से पहले ही आपके पास इतनी शक्ति थी? नहीं, ये सही नहीं हो सकता। उस समय शिक्षक योग्यता परीक्षा के दौरान आपके साधना क्षेत्र का मूल्यांकन किया गया था। अपने शब्दों के बीच में ही कुल प्रमुख प्रणव शर्मा अचानक रुक गए। उसके मन में एक विचार कौंधा और उसने आगे कहा, बुद्ध अकादमी की शिक्षक योग्यता परीक्षा निजी तौर पर आयोजित की जाती है और प्रत्येक शिक्षक के परिणाम शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए परिणामों के अलावा किसी को ये नहीं पता होता कि परीक्षा में दूसरे का प्रदर्शन कैसा रहा। इसका मतलब है शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए आपके झेंकी क्षेत्र के साधना लेवल के परीक्षा परिणाम सही नहीं थे। उसकी बातें सुनकर सभी को एहसास हुआ, चाहे वो उसके शिक्षक योग्यता परीक्षा के परिणाम हो या उसकी साधना का स्तर, उनका मूल्यांकन और प्रकाशन शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था। परीक्षा के दौरान वहां कोई और मौजूद नहीं था। यानी ये बहुत संभव है कि शिक्षा विभाग ने परिणामों में हेराफेरी की हो। इससे पहले जब मैंने शिक्षक योग्यता परीक्षा के कई सवालों पर रोहित टीचर से चर्चा की थी, तो न सिर्फ वो उनके जवाब साफ साफ दे पा रहा था, बल्कि हर सवाल के 7-8 जवाब भी दे पा रहा था। इसके अलावा मैं उसके सुझाए कुछ जवाब भी नहीं दे पाया था। उसका व्यापक ज्ञान वाकई काबिले तारीफ है। उस वक्त मैं इस बात से हैरान था कि इसे साधारण शिक्षक योग्यता परीक्षा में एक भी नंबर कैसे नहीं मिला। पता चला कि जो नतीजे जारी किए जा रहे थे वो फर्जी थे। कोमल कपूर को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने बीच में ही बात काट दी। उसकी खूबसूरत आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। कल रात उसने रोहित सिंह का टेस्ट लिया था और सामने वाला उसके सवालों के जवाब आसानी से दे देता था। उस वक्त उसे ये अजीब लगा था। अब बातचीत सुनकर उसे एहसास हुआ, उसने जरूर उन सवालों के सही जवाब दिए होंगे, लेकिन शिक्षा ब्यूरो ने उसे इसके लिए नंबर नहीं दिए। मतलब उसके पेपर में कोई गलती नहीं थी, लेकिन शिक्षा ब्यूरो की टीचर ने उसके पेपर को देखकर उसे 0 नंबर दिए। क्यों? उसने ऐसा क्यों किया? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रोहित टीचर खुलकर बोलने से इनकार कर रहा है। आखिरकार आप सब सहकर्मी हैं। अगर वो सच उजागर कर दे तो न सिर्फ आप सबके बीच रिश्ते खराब होंगे, बल्कि अकेडमी की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। बस इसी के लिए वो कचरा कहलाने का बोझ उठाने को तैयार है। कुलाध्यक्ष प्रणव शर्मा जितना इस मामले पर विचार करते, उतना ही उन्हें समझ आता और स्थिति का एहसास होता। क्या आपने नहीं देखा कि रोहित टीचर अभी कुछ देर पहले सच उजागर करने में कैसे हिचकिचा रहे थे? अगर उन्हें एक कोने में धकेला न जाता तो शायद वो जिंदगी भर इस राज को अपने दिल में ही दबाए रखते। अगर बाकी सब उन्हें गलत भी समझते तो भी वो इस बोझ को चुपचाप अपने अंदर ही सह लेते। दरअसल उन्हें दबाने की आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद उन्होंने बिना कुछ बताए बस अपनी साधना का प्रदर्शन किया। हमें तो ये भी अंदाजा लगाना पड़ा कि क्या हुआ था। एक आदर्श कौन था? ये था। एक अभौतिकवादी और महान शिक्षक कौन था? ये था। एक बार जब अकेडमी के पक्षपात का मुद्दा फैल गया तो हर कोई अकेडमी की शिक्षक योग्यता परीक्षा के परिणामों की प्रामाणिकता पर संदेह करने लगेगा और दूसरे शिक्षक की शिक्षण क्षमता पर अनिश्चितता छा जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो अकेडमी अराजकता में डूब जाएगी। वो दूसरों द्वारा गलत समझे जाना और चुपचाप इसका बोझ उठाना पसंद करेगा, बजाय इसके कि वो इसके बारे में कुछ कहे। ये उदारता और निस्वार्थता। शर्मा परिवार के एक बुजुर्ग बोलते बोलते और भी उत्तेजित हो गए। ये सोचना कि दुनिया में इतना महान शिक्षक भी होगा। ये हास्यास्पद था कि हमने ये भी सोचा कि वो किसी चीज के काबिल नहीं है और वो एक बेकार कूड़ा है। जैसे ही वे बोले, भीड़ की गुस्से से भरी निगाहें बुजुर्ग सिन्हा चेन की ओर मुड़ गईं। पहले उसे देखो, फिर खुद को देखो। आप दोनों शिक्षक हैं, लेकिन आप दोनों के आचरण में इतना अंतर क्यों था? रोहित शिक्षक मित्रता को महत्व देता था और वो अपने सहकर्मियों को धोखा देने के बजाय खुद ही सारा अपमान सह लेता। फिर भी आप सभी। मैं योगेश चैन गुस्से से पागल ही होने वाला था। आखिर ये हो क्या रहा है? ये क्या फर्जी नतीजे? दोस्ती का क्या मोल? पिछली बार तो तुम वाकई झेंकी दायरे में थे और तुम्हारा लिखा हुआ पेपर एकदम गड़बड़ है।
इन मानकों को देखते हुए एक भी नंबर ना आना बिल्कुल सामान्य बात थी। मैंने खुद पेपर्स की समीक्षा की थी, इसलिए गलती होना नामुमकिन है। फिर मैं तुम्हें कैसे परेशान कर रहा हूँ? रोहित सिंह, तुम वाकई घिनौने हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम सब कुछ साफ करो। बड़े सिन्हा चैन के मुंह में बस ताज़ा खून घूम रहा था, जो किसी भी पल फूटने को तैयार था। रोहित सिंह इतना हंगामा देखकर चौंक गए। दरअसल मैं कहना चाह रहा था कि शिक्षा ब्यूरो ने परीक्षाओं के अंकन में गलती की थी, फिर हालात इतने बेकाबू क्यों हो गए? तुम्हारी सारी कल्पनाएं बेकाबू हैं। बहरहाल खांसी खांसी, मुझे तो जैसे हालात चल रहे हैं वैसे ही पसंद है। कम से कम मेरे पास उसे प्रताड़ित करने की कोई वजह तो होनी चाहिए। शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख और अकेडमी के एक वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते मेरे पास एक निम्न स्तरीय शिक्षक को प्रताड़ित करने का कोई कारण नहीं है। शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख से जैसी उम्मीद थी, एल्डर सिन्हा चैन ने तुरंत ही स्थिति में एक विसंगति पकड़ ली। हर कार्यवाही के पीछे हमेशा एक मकसद और कारण होता है। अपनी प्रतिष्ठित पहचान को देखते हुए उनके पास एक सामान्य शिक्षक के खिलाफ साजिश करने का कोई कारण नहीं था। क्या इस स्थिति के बारे में और कुछ कहने की जरूरत है? आपके पोते योगेश सिन्हा युवा पीढ़ी के स्टार शिक्षक बनने का लक्ष्य रखना चाहते हैं, लेकिन रोहित शिक्षक की मौजूदगी के कारण, जो इतनी कम उम्र में ही अविश्वसनीय स्तर की साधना और क्षमता रखते हैं, उन पर विजयी होने की संभावना नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को रोकने के लिए आपने उन्हें दौड़ से बाहर करने का फैसला किया। इस बार बोलने वाले एल्डर दुबे थे। जितना वो ज्यादा बोलता गया, उतना ही वो क्रोधित होता गया, यहाँ तक कि उसकी सांसों से उसकी दाढ़ी हवा में उड़ रही थी। मेरे पास इस घटना का ठोस सबूत भले ही ना हो, लेकिन मैं आज शुरू से आखिर तक स्थिति पर नजर रख रहा हूँ। भोदोदय की परीक्षा, शर्त और उत्पीड़न। योगेशन, तुम वाकई अद्भुत हो। ये सोचना कि मैं इतने सालों से तुम्हारा दोस्त था, मैं मोजियांग सचमुच अंधा हो गया। एल्डर दुबे खलनायकों और खलनायकों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। दूसरे पक्ष के शब्दों के कारण वो आज शिक्षक मंडली के कलंकों को साफ करने के लिए यहाँ आए थे। फिर भी उन्होंने देखा कि एल्डर सिन्हा रोहित सिंह शिक्षक पर अत्याचार करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रहे थे। दूसरी ओर रोहित शिक्षक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए तथ्यों का इस्तेमाल करते रहे। क्या ये स्पष्ट नहीं था कि यहाँ कोई समस्या थी? अगर इतना भी कुछ साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं था कि मैं मोजियांग अंधा था? मैं भी यह गवाही दे सकता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से एल्डर सिन्हा चैन को जानबूझकर रोहित शिक्षक पर अत्याचार करते हुए देखा था। हमारे सामने ऐसा खुलेआम करने के लिए कौन जाने पीठ पीछे वो क्या क्या हथकंडे अपनाता होगा। किसी इंसान का उसके मुखौटे से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सोचिए, शिक्षा ब्यूरो का मुखिया अपने पोते के लिए ऐसी ज्यादती करेगा? वो तो हैवान है। जैसे ही एल्डर दुबे ने मुंह खोला, रोहित सिंह की जगह कई लोग गुस्से से चहचहाने लगे। एल्डर सिन्हा चिन का सिर चकराने लगा और वो पागल होने की कगार पर थे। मैंने सच में उन पर कोई अत्याचार नहीं किया, बस आज उन्होंने मेरी इज्जत को रौंदा है, इसलिए मुझे उनसे परेशानी हो रही है। अगर मैं कहूं कि आज से पहले मुझे उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, बस इतना कि एक शिक्षक के तौर पर उनके स्तर अपर्याप्त थे, तो क्या आप सब मेरी बात पर यकीन करेंगे? हालांकि बाकी सभी के गुस्से भरे चेहरे को देखकर उन्हें पता था कि उन्हें समझाने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पैंट में कीचड़ गिर गया हो। सच हो या झूठ, मल ही तो था। जिसने ये सब शुरू किया था रोहित सिंह की तरफ मुड़कर देखा। उसके हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे थे और उसके चेहरे पर एक करुण भाव था, मानो वो ये राज खोलने को तैयार ही ना हो। अरे, तुम तो नानुकुर कर रहे थे। ये सब तुम्हारी बकवास की वजह से था। तुम ही तो नाकाबिल थे और शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक लाए थे। फिर अचानक ये हमारे शिक्षा ब्यूरो द्वारा तुम्हारे नतीजों में हेराफेरी और मेरे द्वारा तुम्हें परेशान करने जैसा कैसे हो गया? इस घटना का मुझसे या शिक्षा ब्यूरो से क्या लेना देना था? छी! अब और उसे ना दबा पाने के कारण उसके सीने में उमड़ता हुआ ताज़ा खून फूट पड़ा। हैं, सोचो, इतनी शर्मनाक हरकत करने के बाद भी तुम्हें खून की उल्टी करनी पड़ रही है। अगर मैं होता तो कब का किसी खंभे पर सिर पटककर आत्महत्या कर लेता। कितना बेशर्म! तुम जैसा आदमी बुद्धा अकेडमी के शिक्षा ब्यूरो का प्रमुख कैसे बन गया? और हाँ, वो एक बुजुर्ग है, उसके चरित्र में कोई कमी है। मुझे लगता है कि हमें उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। उसे खून बहता देखकर ना सिर्फ किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई, बल्कि उनके शब्द और भी कठोर हो गए। ये कैसे हुआ? योगेश सिन्हा और मनोज कुमार हक्के बक्के रह गए। अभी कुछ ही देर पहले ही जीत का टिकट उनके हाथ में था और वो जीत हासिल करने ही वाले थे। अचानक से हालात कैसे बदल गए? आखिर क्या हो रहा था? मुंह में खून भरकर निकलने के बाद बुजुर्ग सिन्हा चिन को थोड़ा आराम मिला और उनका सिर भी साफ हो गया।
उन्होंने आसपास के माहौल को देखा और उनके हाथ कांप रहे थे। फिर रोहित सिंह को खुली नफरत से देखते हुए उसने कहा, मैं अपने इस दावे को सही साबित नहीं कर पा रहा हूं कि शिक्षक योग्यता परीक्षा में तुम्हारा 0 अंक आना मेरे साथ अत्याचार है, लेकिन उस छात्र का क्या जो पागल हो गया था? ये घटना तुम्हारी कक्षा में हुई थी तो तुम इसे कैसे समझाओगे? तुम्हारे पास लाखों कारण और बहाने हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारी कक्षा में एक छात्र का पागल हो जाना एक अकाट्य सत्य है। देखते हैं तुम इसे कैसे समझाओगे। गेडिंग। रोहित सिंह की धड़कनें तेज हो गई। छात्र की साधना का बेकाबू हो जाना पहले ही हो चुका था और उसे बदला नहीं जा सकता। चाहे आप कितना भी तर्क दें, चाहे आपकी जुबान कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, सब व्यर्थ है। एल्डर सिन्हा चिन जानते थे कि शिक्षक योग्यता परीक्षा वाली घटना को समझाने की वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कोई उन पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले को फिलहाल यही खत्म करने का फैसला किया। ये रोहित सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दें। हैं, क्या आप इस घटना को नकारने की कोशिश कर रहे हैं? बायु टीचर जाकर रामप्रकाश टीचर की कक्षा से जोया मलिक फेंग को बुलाइए। जोया मलिक फेंग, ये छात्र रामप्रकाश टीचर की कक्षा में कैसे पहुंच गया? जोया मलिक फेंग उस छात्र का नाम था जिसकी साधना को उसने पहले बेकाबू कर दिया था। जोया मलिक फेंग के नाम को सुनते ही कई लोगों की आंखें भी कैमरे से चिपक गईं। बाबजी, ये तो वही बदकिस्मत छात्र है जो स्वयं श्री हॉक्स को कभी कक्षा में बेकाबू कर गई थी। रामप्रकाश टीचर की कक्षा में भेजा गया था। बुधा अकेडमी पर सभी के नजरें गड़ी थीं। संगति के बिना सब कुछ नास्तिक हो गया। बेदार होने के बाद एक पाखंडी द्वारा छात्र का बातकान हमेशा के लिए अस्तित्वहीन हो सकता था। ये एक ऐसा दाग था जिस पर बाबूजी कभी राजी होने में मदद नहीं कर सकते थे। एक बार बेदार होने के बाद छात्र की साधना केवल कुछ अवगेचुआ प्राप्त कर सकती थी। एक पाखंडी कभी नहीं पढ़ा सकता था। जब पढ़ाया गया तो उसका सिद्ध मालक फिर से असंगत हो गया। उसके बाद का स्लो मालक हमेशा के लिए नष्ट हो गया। ये एक दाग था जिसे हारजी कभी निकाला नहीं जा सकता था। हम बिना घनसड़ के पनिशर बन जाएंगे। जोया मलिक फेंग कभी पढ़ाई नहीं करता था। जोया मलिक फेंग को आदर्श से शिक्षक ब्यूरो के कक्षा में भेजा गया था। बापूजी ने कहा था कि ये एक दाग बन जाएगा। ये माचनिंग जी को संबंधित नहीं करता था। हमने किया था कि उसकी साधना बेकाबू हो गई थी। एक अध्यापक कैसे किसी को पढ़ा सकता था जिसकी साधना बेकाबू हो गई हो? रामप्रकाश टीचर कौन थे? बुधा अकेडमी का नंबर 1 स्टार शिक्षक। एल्डर दुबे ने भी कहा था कि भविष्य में उनके एसोसिएट मास्टर टीचर बनने की प्रबल संभावना है। असंख्य छात्र उनके मार्गदर्शन में आना चाहते थे, तो वो ऐसे व्यक्ति को अपना शिष्य क्यों चुनेंगे जिसकी साधना कभी बेकाबू हो गई हो? अत्यंत उग्र होने पर जोया मलिक फेंग के मूल सिद्धांतों को नष्ट किया गया था और प्रारंभ में उन्होंने अकेडमी छोड़ने का इरादा किया था। तब रामप्रकाश गुरु ने उन पर ध्यान दिया और अंततः उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों के मार्गदर्शन और गाइडेंस के बाद न सिर्फ उग्र होने से उन्हें हुई क्षति दूर हो गई, बल्कि उनकी साधना का स्तर भी योद्धा एक शरीर परिशोधन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया, जो किसी भी क्षण आगे बढ़ने के लिए तैयार था। रामप्रकाश गुरु के शिष्य के रूप में स्वीकार किया गया। उनका भाग्य बहुत अच्छा था। उग्र होने से हुए नुकसान को कम समय में ही दूर करने में सक्षम, यहाँ तक कि उनकी साधना के स्तर में भी वृद्धि लाने में सक्षम। रामप्रकाश गुरु वास्तव में उतने ही अजय हैं जितनी कि अफवाहें उनके बारे में बताती हैं। कुछ ही देर में ड्यूटी पर मौजूद शिक्षक बायु शिक्षक अपने पीछे एक छात्र के साथ वापस लौटे। लगभग 16-17 वर्ष का था और वो पतला दुबला था, लेकिन उसकी आंखें जोशीली थी। ये वही बदकिस्मत छात्र था जिसे उसके पिछले रूप ने पढ़ाया था, जोया मलिक फेंग। बट सिन्हा ने कमरे में प्रवेश करते ही सीधे बड़े सिन्हा के पास पहुंचे और इतने सारे लोगों को देखकर वे हतप्रभ रह गए। जोया फिस वामिंग, क्या आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं? सिन्हा ने रोहित सिंह की ओर रुख किया। जोया मोहम्मद फेंग ने मुंझकर रोहित सिंह को देखा। उनका शांत मुख बंप हो गया। अनजाने में उन्होंने अपनी दाढ़ी राक्षस भींच ली, मानो अपने मन के क्रोध को जगाने की कोशिश कर रहे हों। ये मेरे पूर्व शिक्षक हैं, रोहित सिंह। ये शब्द मानो दांत पीसते हुए निकले हों। उनके काम से ये बात साफ हो गई थी कि उनके मन में अब भी रोहित सिंह के प्रति गहरी नाराजगी थी। हालांकि ये कंपनी ही थी। जब कोई विद्यार्थी किसी शिक्षक से सीखता है तो वो उस पर बिना शर्त विश्वास करता है। ये एक साधक के रूप में अपनी किस्मत को उसके हाथों में दिए गए समान था। यदि शिक्षक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेता है तो उसके छात्र का पूरा भविष्य बर्बाद होने के समान होता है।
उनके पिछले स्वभाव ने दूसरे पक्ष की साधना को शिष्य बना दिया था, जिससे साधक के रूप में उनका लगभग भविष्य बर्बाद हो गया था। इससे जोया मोहम्मद फेंग के प्रति अत्यंत शत्रुतापूर्ण हो गई थी। अगर वो शिक्षक नहीं होता तो शायद वो पहले ही उस पर हमला कर चुका होता। मैंने सुना है कि वो एक बार के लिए एक ऐतिहासिक स्मारक था, क्या ये सच है? जोया आमिर एंड फेंग को इस तरह व्यवहार करते हुए देखे एल्डर सिन्हा के मन में खुशी की लहर दौड़ गई और वो उनसे सवाल करती रहीं। ये सच है, अगर रामप्रकाश शिक्षक ने मुझे नहीं बताया था तो शायद मैं पहले ही अपंग हो गया होता, रोहित फेंग ने कहा। वाह! उसकी पुष्टि करते हुए एल्डर सिन्हा ने उससे प्रश्न पूछने बंद कर दिए। इसके बजाय वो इस बात पर चर्चा करती रहीं कि वो अपने शिष्य की साधना कैसे करती हैं। छात्र को नुकसान पहुंचाया, बस यही बात उसका शिक्षण लाइसेंस रद्द करने का आधार बन जाता है। उफ! राजनी स्टार्स और एल्डर JS बर्नहैंड सिकोड़कर एक दूसरे को देखने आए। दूसरे पक्ष ने कहा कि वो सच है। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों के संदेहों को दूर करे और उन्हें सही रास्ते पर ले जाए। एक शिष्य की साधना को छोड़ना एक शिक्षक द्वारा किए जा सकने वाले सबसे बड़े निषेधों में से एक था। अगर वो रोहित टीचर की मदद करना चाहते हैं तो वो भी कुछ नहीं कर सकते। शिक्षक रोहित, क्या आप अपने बारे में जानते हैं और क्या कहते हैं? अगर आप गुस्से में हैं तो आप बहस करके अपना रास्ता निकाल सकते हैं। हालांकि आपको पहले इस जोया आमिरन फेंग से पार पाना होगा। दोनों को चुपचाप देखकर एल्डर सिन्हा चंद को आखिरकार ऐसा लगा जैसे उन्होंने रोहित सिंह पर हमला करके उन्हें अपमानित किया हो। वो पलटकर उन्हें मजाक से देखने लगी। तो क्या हुआ अगर आप शक्तिशाली थे? तो क्या हुआ अगर आपने ज्ञानोदय परीक्षा जीत ली? जब तक ये कालिक मनी आप में रहेगी, आप अपना शिक्षण लाइसेंस खो देंगे। उस रक्षक कवच के बिना मैं आपके साथ अपनी मर्जी से व्यवहार कर सकूंगी। अगर मैं आपको मार भी दूं तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा। एल्डर सिन्हा चंद पीड़ित को लेकर आईं और पीड़ित को पहले ही पता चल गया था कि ये सच है। भीड़ की निगाहें रोहित सिंह पर टिकी थी कि वो क्या जवाब देगा। जब सब सोच रहे थे कि वो स्थिति और घटना के पीछे के कारणों को समझाने की कोशिश करेगा तो उस युवक ने बस कंधे उचकाकर कहा, क्रोधित? मुझे किस बात पर क्रोध आ रहा है? ये सच है कि मैंने उसकी साधना को बेकाबू कर दिया। मुझे पता था कि तुम बहस करके अपना रास्ता निकालने की कोशिश करोगे। हालांकि जोया मलिक फेंग उस समय की घटना को साफ साफ बता देंगे। एल्डर सिन्हा चैन को थोड़ा लगा कि दूसरा पक्ष अपना बचाव करने की कोशिश करेगा तो वो इसका खंडन के लिए तैयार थे। हालांकि अपनी बात पूरी करने से पहले ही उन्हें अचानक एक बात का एहसास हो गया और उन्होंने रोहित सिंह को अविश्वास से देखा। तुम इसे स्वीकार करते हो? ये सोचना कि तुम इसे इतनी आसानी से स्वीकार कर लोगे? क्या हो सकता है कि उसने अपनी आस्तीन के नीचे कुछ तैयार कर रखा हो? इस समय वो पहले ही दूसरे पक्ष से डरा हुआ था। लगातार थप्पड़ खाने के बाद उसके मन में पहले ही एक आघात था। जाहिर है मैं इसे स्वीकार करूंगा। आखिरकार मैं जो भी कर चुका हूं उसे स्वीकार क्यों नहीं करूंगा? रोहित सिंह ने सिर हिलाया। किसी छात्र की साधना को बेकाबू करना उसके पिछले स्वभाव का काम था। उसके लिए इससे बचने का कोई रास्ता निकालना संभव नहीं था। यहाँ इस बारे में बहस करने में समय बर्बाद करने से बेहतर होगा कि वो बेदाग निकल आए। ये भीड़ दंग रह गई। उसकी स्वीकारोक्ति का मतलब था कि जो कुछ भी कहा गया था वो सब तथ्य था। अगर ऐसा है तो शिक्षक संघ इस मामले को साबित कर पाएगा और उसका शिक्षण लाइसेंस छीन लेगा। और इसके अलावा किसी छात्र की साधना को बेकाबू करना कोई गर्व की बात नहीं थी। इतनी बेशर्मी से इसके बारे में बात करना तुम्हारा आत्मविश्वास कहाँ से आया? अच्छा हुआ कि तुमने मान लिया। एसोसिएट मास्टर टीचर हुआंग और एल्डर दुबे, तुम दोनों को ये बात सुननी चाहिए थी। शिक्षक होने के नाते ना सिर्फ उसे एक छात्र को पागल बनाने का कोई पश्चाताप नहीं है, बल्कि वो इस बारे में इतनी बेशर्मी से बात भी करता है। ऐसा इंसान शिक्षक होने के लायक नहीं है। योगेश चैन गरजे पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही रोहित सिंह आगे बढ़े और हाथ हिलाते हुए बोले, बस ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि तुम इसके बारे में बड़बड़ाते रहते हो। तुम्हारी उम्र पहले ही काफ़ी हो गई है, फिर भी तुम छोटी छोटी बातों पर इतनी जल्दी उत्तेजित हो जाते हो। क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि कहीं तुम्हारा दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुम ऐसे ही मर जाओ? तुम एल्डर सिन्हरचंद लड़खड़ाते हुए बोले, तुम ही हो जो जल्दी उत्तेजित हो जाते हो। तुम्हारा पूरा परिवार ही जल्दी उत्तेजित हो जाता है। जोया मलिक फेंग, तुम रामप्रकाश टीचर से पढ़ रही हो, तुम्हें काफ़ी सुधार करना चाहिए था। आओ मुझे अपना पंचिंग रूटीन दिखाओ। क्रोधित एल्डर सिन्हा से परेशान न होते हुए रोहित सिंह ने उस युवक की ओर देखा। उसका पंचिंग रूटीन दिखाओ? रोहित सिंह की बात सुनकर सब दंग रह गए। सब इस बात से चिंतित हैं कि आप शिष्य की साधना को बेकाबू कर रहे हैं और फिर आप उसे पंच मारने का अभ्यास करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं?
एल्डर सिन्हा चंद के चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। मुक्का मारने का तरीका? हम आपके शिष्य की साधना को बेकाबू करने के मामले की जांच कर रहे हैं। क्या आप विषय बदल नहीं सकते? खांसी, गुरु रोहित, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि आप उसके बेकाबू होने के पीछे की वजह बताएं। हो सकता है आपकी शिक्षाएं गलत ना हो और ये किसी और वजह से हो। रजनी त्यागी खुद को रोक नहीं पाए, लेकिन उन्हें याद दिला ही दिया। किसी व्यक्ति की साधना के बेकाबू होने के कई संभावित कारण हो सकते हैं। ये गुरु के गलत मार्गदर्शन के कारण हो सकता है, या शिष्य द्वारा अपने गुरु की शिक्षाओं को गलत तरीके से समझना और गलत तरीके से साधना करना। अगर ये बाद वाला कारण था तो भी शिक्षक इस घटना के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार था, लेकिन उसे उसके शिक्षण लाइसेंस से वंचित करने जैसी कठोर सजा नहीं दी जा सकती थी। उस समय यहाँ के गुरु, मैंने रोहित गुरु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसमें जरा भी बदलाव किए बिना साधना की। अंत में मेरी साधना फिर भी बेकाबू हो गई। इसके बाद जब मैंने रामप्रकाश गुरु से इस बारे में सलाह ली तो उन्होंने कहा कि साधना विधि गलत है और अगर कोई इसके अनुसार साधना करे तो उसकी साधना जरूर बेकाबू हो जाएगी। जोया मलिकफेंग ने उसके विचारों को समझते हुए कहा। उसके मन में रोहित सिंह के प्रति अब भी गहरी नफरत थी। जानते हुए कि ये उसका शिक्षण लाइसेंस छीनने का एक मौका था, वो इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। गुरु रोहित, उसके पीड़ित के ऐसे शब्द सुनकर रजनी त्यागी के पास उसे दोषमुक्त करने के लिए और कोई उपाय नहीं बचा था, इसलिए वो बस असहाय होकर उसकी ओर देख सकती थीं। मुक्केबाजी करके देखो, देखता हूं कि तुम में सुधार हुआ है या नहीं। दूसरे पक्ष के समझाने पर भी ध्यान न देते हुए रोहित सिंह उस युवक को देखता रहा। रोहित टीचर जैसा कहते हैं वैसा करो, पहले मुक्के मारने का अभ्यास करो। उसके जोर देने पर हालांकि रजनी त्यागी उलझन में थीं कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, फिर भी उन्होंने मुड़कर जोया मलिकफेंग को ऐसा ही निर्देश दिया। हाँ, हो सकता है कि उसे रजनी त्यागी की पहचान न हो, लेकिन ये देखते हुए कि एल्डर सिन्हा चेन ने उसके साथ कितने सम्मान से पेश आया, जोया मलिकफेंग ने उसके निर्देशों के अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। सिर हिलाते हुए वो हॉल के बीचों बीच चला गया। हू हवा उसकी मजबूत मुट्ठियों के साथ सीटी बजा रही थी। वो लड़का भले ही जवान हो, लेकिन उसकी ताकत पर नियंत्रण बुरा नहीं था और वो अपनी युद्ध तकनीक में भी माहिर था। उसे एक अच्छा दोस्त माना जा सकता था। बुरा नहीं, लगता है रामप्रकाश टीचर ने उसे उस नुकसान से सचमुच छुटकारा दिलवा दिया है जो उसे उस समय हुआ था जब वो पागल हो गया था। इतनी उम्र में इतनी ताकत होना वाकई बुरा नहीं है। कमरे में मौजूद ज्यादातर लोग साधना के विशेषज्ञ थे। जोया मलिकफेंग के मुक्के देखकर वो सहमति में सिर हिलाने लगे। एल्डर सिन्हा चेन ने चुपके से रोहित सिंह की तरफ देखा। चूंकि रोहित सिंह ही थे जिन्होंने जोया मलिकफेंग को मुक्का मारने का निर्देश दिया था, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो अपने मुक्के मारने के तरीके का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करेंगे ताकि कोई बहाना बना सके। फिर भी इस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और उनके चेहरे पर एक शांत भाव था। ये क्या कर रहा है? एल्डर सिन्हा चेन के मन में प्रश्न चिन्ह उभर आए। हो सकता है कि इस व्यक्ति को पता हो कि वो खुद को दोषमुक्त करने के लिए कोई सबूत या बहाना नहीं ढूंढ पाएगा और पागल हो जाएगा। क्या ये पर्याप्त है? बहुत जल्दी मुक्के मारने का तरीका खत्म हो गया। ये देखकर कि जिस रोहित शिक्षक से वो नफरत करता था उसकी आंखें बंद थीं और वो उसके मुक्के मारने के तरीके को देख भी नहीं रहा था, जोया मलिकफेंग अपने संचित आक्रोश से भड़कने ही वाले थे कि उन्होंने दांत पीसते हुए ये शब्द उगल दिए। ओह! रोहित सिंह ने अपनी आंखें खोली। ठीक है, चलो समय बर्बाद करना बंद करो। चूंकि तुमने पहले ही मान लिया है कि तुम्हारे मार्गदर्शन से जोया मलिकफेंग की साधना बेकाबू हो गई है और वो खुद इसकी गवाही दे सकता है, तो क्यों ना तुम अपना अपराध स्वीकार कर लो। इस तरह हम बहुत सी मुसीबतों से बच जाएंगे। उसे डर था कि जितना लंबा ये चलेगा स्थिति बिगड़ती जाएगी। उसने कहा। शांत हो जाओ, रोहित सिंह ने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने आसपास नज़र घुमाते हुए कहा, चूंकि तुम सब मेरी बात सुनने में रुचि रखते हो तो मैं तुम्हें ये घटना समझाता हूँ। सबका ध्यान उसकी ओर गया, ये जानने के लिए कि वो क्या कहेगा। यहाँ तक कि जोया मलिकफेंग भी अपनी नज़रें फेरने से खुद को रोक नहीं पाए। दरअसल मैंने जानबूझकर उसकी साधना बेकाबू कर दी थी। रोहित सिंह की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। जानबूझकर? सब अपनी जगह पर अचंभित खड़े थे। ये कैसा मजाक था? एक बार ऐसे शब्द कहने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। आपका शिक्षण लाइसेंस तो ऐसे ही छीन लिया जाएगा। हाँ। एल्डर सिन्हा चेन को उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने वाला व्यक्ति इतने रहस्यमयी और हैरान करने वाले कामों के बाद इतनी बेशर्मी से, यहाँ तक कि अपने शब्दों को इस तरह से व्यक्त करते हुए इसे स्वीकार कर लेगा। उनकी आंखें उत्साहित से चमक उठी। अच्छा हुआ कि आपने इसे स्वीकार कर लिया। एक शिक्षक होने के नाते आपने जानबूझकर एक शिष्य को गलत मार्गदर्शन देकर उसे खतरे में डालकर सचमुच एक शिक्षक के लिए अनुचित अपराध किया है।
अगर उनका शिक्षण लाइसेंस नहीं छीना गया तो उग्र जनता को शांत करना मुश्किल होगा। एसोसिएट मास्टर टीचर हुआंग, एल्डर दुबे, इस बार कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। टीटी। रजनी त्यागी असहाय भाव से रोहित सिंह को घूर रही थी। उनके स्वीकारोक्ति के बाद उनके पास उनकी मदद करने का कोई उपाय नहीं बचा था। जैसे ही वो बोलने ही वाली थी, उसने देखा कि जोया मलिक फेंग अपनी मुट्ठी कसकर भींच रहे हैं और दांत पीस रहे हैं। उसने रोहित सिंह को घूरते हुए अपनी आंखों में छिपी नफरत भरी नजरों से कहा, मुझे हैरानी है कि मैंने रोहित गुरु को कैसे नाराज कर दिया, जो आपको मुझे चट्टान से नीचे धकेलने की जरूरत पड़ी। मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन आपने जानबूझकर मुझे गलत राह दिखाई, जिससे मेरी साधना बेकाबू हो गई। आप मुझसे किस तरह की नाराजगी रखते हैं? बाकी सभी ने भी यही सोचा और एक एक करके उनकी नजरें रोहित सिंह की ओर मुड़ गईं। कुल प्रमुख प्रणव शर्मा भी सोचने लगी थे कि क्या अपनी बेटी और बेटे को इस गुरु के संरक्षण में लाना सही फैसला था? तो क्या हुआ अगर उनके सिद्धांत गहन थे और वो दूसरों को सिखाने में कुशल थे? क्या हुआ अगर वो अचानक गुस्से में आ गए और जानबूझकर उन्हें गलत शिक्षा दे दी? अगर ऐसा हुआ तो उनके बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक योद्धा जो उन्मत्त हो रहा हो, उसे अभी भी बचाया जा सकता था। हालांकि किसी की साधना जितनी उन्नत होती, उसकी साधना के उन्मत्त होने पर उसे बचाना उतना ही कठिन होता। भीड़ की निगाहों को अनदेखा करते हुए रोहित सिंह ने अपने हाथ पीठ के पीछे कर लिए और उसकी आंखों में एक ऐसे व्यक्ति की नज़र झलक रही थी जो दुनिया को समझ नहीं पा रहा था। आह भरते हुए उसने विलाप किया, आह, लगता है तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, समझे? जोया मलिक फेंग के चेहरे पर एक गहरी रेखा उभरी। अगर उसकी कमजोर ताकत न होती तो वो उसे पीटने के लिए आगे बढ़ता। समझे क्या? तुमने जानबूझकर मेरी साधना को उन्मत्त कर दिया और अब भी मुझसे समझने की उम्मीद करते हो। समझे क्या मृत्यु को? समझे क्या? क्या तुम में से कोई भी सचमुच नहीं समझता? रोहित सिंह ने रजनी त्यागी, एल्डर दुबे और बाकी भीड़ की ओर देखा। समझे क्या? ये एक वाक्य ने दोनों को अचंभित कर दिया। आपने जानबूझकर किसी को गलत राह दिखाई, इससे हमें क्या समझ में आया? समझे आपने अपने शिष्य को कैसे मौत के घाट उतार दिया? ठीक है, चूंकि आप में से कोई नहीं बता सकता तो मुझे समझाने दीजिए। रोहित सिंह ने सिर हिलाया। भीड़ के चेहरों पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, मुझे आश्चर्य है कि क्या आप में से किसी ने अंतर्जात सीलबंद मेरिडियन नामक शारीरिक संरचना के बारे में सुना है? अंतर्जात सीलबंद मेरिडियन। रजनी त्यागी ने भौएं चढ़ाईं। फिर कुछ याद करते हुए उसने कहा, मैंने इसके बारे में सुना है। ये कोई जन्मजात शारीरिक प्रकार नहीं, बल्कि एक प्रकार की विकलांगता है। इस प्रकार के शरीर वाले लोगों की मेरिडियन रेखाओं पर कई संकीर्ण बिंदु होते हैं, मानो गाद और कीचड़ से अवरुद्ध नदी झैंकी उनसे आसानी से नहीं बह पाती। अगर कोई साधना करने में सक्षम भी हो तो उसकी उपलब्धियों की एक सीमा होती। योद्धा 1 डान आमतौर पर उनकी ऊपरी सीमा है और योद्धा 2 डान उनके लिए एक असंभव लक्ष्य है। ये स्पष्टीकरण सुनकर भीड़ ने सिर हिलाया। जन्मजात सीलबंद मेरिडियन एक दुर्लभ शारीरिक स्थिति हो सकती है, लेकिन इसके मामले सामने आए हैं। शिक्षकों और शक्तिशाली गुटों के नेताओं के रूप में उनमें से अधिकांश ने ऐसी शारीरिक संरचना के बारे में सुना होगा। रोहित शिक्षक ने जन्मजात सीलबंद मेरिडियन की बात की थी। क्या ऐसा हो सकता है? महजांग शिक्षक को अचानक कुछ याद आया और उन्होंने रोहित सिंह की ओर आंखें चौड़ी करके देखा। सचमुच जोया मलिक फेंग के पास ऐसा ही शरीर है। रोहित सिंह ने सिर हिलाया। मेरे पास जन्मजात सीलबंद मेरिडियन है। जोया मलिक फेंग को यकीन नहीं हो रहा था। ये नामुमकिन है। साधना करते समय मुझे कभी जंजीरें महसूस नहीं हुई, तो फिर मैं जन्मजात सीलबंद मेरिडियन से कैसे ग्रस्त हो सकता हूँ? कभी जंजीरें महसूस नहीं हुई? रोहित सिंह ने चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ देखा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, साधना के चरम पर पहुंचने से पहले क्या आपको पहले साधना करते समय सांस फूलने की समस्या हुई थी? हर बार जब आप आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करते थे तो क्या आपको ऐसा लगता था जैसे आपका पूरा शरीर अलग हो रहा है? आपको कैसे पता? शुरू में जोया मलिक फेंग ने रोहित सिंह की बातों पर ध्यान नहीं दिया, सोचा कि वो बस बकवास कर रहा है। हालांकि उसके शब्दों का दूसरा भाग सुनते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसका शरीर मानो जड़ हो गया। दूसरे पक्ष ने जो कहा वो पूरी तरह सच था। अपनी साधना के चरमराने से पहले उसे इसी तरह की एक समस्या का सामना करना पड़ा था। आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्र करना उसके लिए एक असाधारण कठिन कार्य था और उसे ऐसा दर्द होता था मानो उसका शरीर फट रहा हो। उसे हमेशा यही लगता था कि ये गलत तरीके से साधना करने के कारण था। क्या ये सचमुच उसके पास जन्मजात सीलबंद मेरिडियन होने के कारण था? ऐसा कहा जाता था कि जिसके पास जन्मजात सीलबंद मेरिडियन होता है उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी मेरिडियन बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जिससे उसकी सांस लेने में रुकावट आती है। अगर कोई जबरदस्ती साधना करने की कोशिश करे तो ऐसा दर्द होता है मानो उसका शरीर फट रहा हो। ये सांस लेना शायद उसके शरीर को दर्शाता है। हालांकि उसने इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि रोहित सिंह को भी नहीं, जब वो उसका शिष्य था। दरअसल उसके माता पिता भी इससे अनजान थे, तो उसे कैसे पता? जोया मलिक फेंग के हाव भाव देखकर सब सिहर गए। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो कहा वो सच हो? यहाँ तर्क वितर्क थोपना बंद करो। तो क्या हुआ अगर जोया मलिक फेंग के पास जन्मजात सीलबंद मेरिडियन जैसी शारीरिक संरचना है? इसका उनकी साधना के अनियंत्रित होने से क्या लेना देना? एल्डर सिन्हा चैन ने बड़बड़ाया।
जन्मजात सीलबंद मेरिडियन एक दुर्लभ शारीरिक स्थिति है जिसके साथ व्यक्ति जन्म से ही होता है। इसका कोई इलाज नहीं है और जिन लोगों को ऐसी समस्याएं होती हैं वो साधना करने में असमर्थ होने के लिए नियत होते हैं। अगर जोया मलिक फेंग को इस तरह की समस्या होती तो वो ज्यादा से ज्यादा विशेषज्ञ बनने की क्षमता की कमी होती। जानबूझकर उनकी साधना को अनियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हें लगता है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है? रोहित सिंह धीरे से हंसे। तो मैं आपसे पूछता हूँ, किसी की साधना के अनियंत्रित होने के क्या लक्षण है? पागल हो जाना, किसी की आंतरिक ऊर्जा उग्र हो जाएगी और अनियंत्रित हो जाएगी, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मचेतना खो देगा और विक्षिप्त स्थिति में चला जाएगा। ये कहते हुए एल्डर सिन्हा चैन अचानक रुक गए। अविश्वास से उनकी आंखें चौड़ी हो गई। ऐसा तो नहीं हो सकता आप उसके मेरिडियंस में मौजूद संकुचनों को तोड़ने के लिए उसके उन्मत्त के लक्षणों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि उसके जन्मजात सीलबंद मेरिडियंस को दूर किया जा सके? यह कैसे संभव है? वो अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस नतीजे पर पहुंचा। दूसरों ने भी इसके बारे में सोचा और उनके मुंह आश्चर्य से खुले के खुले रह गए। जब कोई उन्मत्त हो जाता है तो उसके शरीर की ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो जाती है। ये सच था कि वो अपनी सामान्य क्षमता से कई गुना ज्यादा शक्ति का प्रयोग कर सकता था, लेकिन वो एक विक्षिप्त अवस्था थी। उसकी साधना पूरी तरह से अपंग हो जाना आसान था। किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश नहीं की थी और किसी ने हिम्मत नहीं की। वास्तव में सहज रूप से सीलबंद मेरिडियन पर विजय पाने के साधन के रूप में उन्मत्त होने की कोशिश करना, क्या आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं? अगर ये सच है तो आप बहुत ज्यादा साहसी हैं। ऐसी धारणा साधना की पूरी दुनिया में क्रांति ला देगी। बिल्कुल, रोहित सिंह ने सिर हिलाया। फिर वो जोया मलिकन फेंग की ओर मुड़े और पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब से आपकी साधना उन्मत्त हुई है, क्या आपको साधना करते समय अपने शरीर के फटने का एहसास हुआ है? ये जोया मलिकन फेंग का शरीर अकड़कर कांप उठा। कांपती आवाज में उसने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। उस समय जब भी वो साधना करता था उसे बहुत तेज दर्द होता था, मानो उसका शरीर फट जाएगा। लेकिन जब वो पागल हो गया तो उसे फिर कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई। पहले वो इसका श्रेय रामप्रकाश गुरु के मार्गदर्शन को देता था। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? उन्मत्त होने पर व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित होने वाली आंतरिक ऊर्जा अतुलनीय रूप से प्रचंड होती है, जिससे वो अपनी सामान्य क्षमता से परे शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हालांकि ये सहज सीलबंद मेरिडियन को हल करने में असमर्थ है, फिर भी ये स्थिति को कम कर सकती है, जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है। उस समय जब मैंने आपकी साधना को उन्मत्त होने के लिए प्रेरित किया था, मैं आपके शरीर के भीतर छिपी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहा था। शुरुआत में मैंने आपकी साधना को और भी सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कदम तैयार किए थे, ताकि आप और भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। फिर भी आप न केवल मुझे विदा लिए बिना चले गए, बल्कि आपने मुझे शत्रुतापूर्ण दृष्टि से भी देखा। इस बिंदु पर रोहित सिंह ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। उनकी निगाहों में एकांत झलक रहा था। जोया मलिकन फेंग जब से उन्मत्त अवस्था से जागा, तब से वो रोहित सिंह की कक्षा में कभी नहीं गया था। फिर भी उसने उसे अपना प्राणघातक शत्रु माना और उसके बारे में हर जगह दुर्भावनापूर्ण अफवाहें फैलाईं। अगर रोहित सिंह उसे ढूंढते भी तो भी वो उस पर भरोसा नहीं करता। रोहित शिक्षक के हाव भाव देखकर हर कोई उसके दिल में उठ रहे बोझ और दर्द को लगभग महसूस कर सकता था। हालांकि इतने दबाव में उसने खुद को समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो चुपचाप सब कुछ सहता रहा, दूसरों का मजाक उड़ाता रहा। पल भर में रोहित सिंह का चेहरा उनके दिलों में बहुत बड़ा हो गया। बकवास, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर ये सच भी होता तो अगर आपने उसे पहले ही स्थिति स्पष्ट रूप से समझा दी होती तो जोया मलिकन फेंग वहां से नहीं जाती। एल्डर सिन्हा चैन ने दांत पीस लिए। अगर कोई इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर सकता है तो उसे उन्मत्तता नहीं कहा जाएगा। अगर मैं उसे पहले ही इसकी सूचना दे दूं तो जोया मलिकन फेंग के डरपोक स्वभाव को देखते हुए क्या आपको लगता है कि वो जोखिम उठाने को तैयार होगा? रोहित सिंह ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। उन्मत्त होने पर व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है। अगर किसी को पता हो कि वो अपनी साधना के दौरान उन्मत्त हो जाएगा तो वो अब चेतन रूप से भयभीत और कांपने लगेगा, जिससे उसके लिए सफलतापूर्वक उन्मत्त होना मुश्किल हो जाएगा। चाहे आप इसे कितनी भी अच्छी तरह से कहें, आप ये साबित नहीं कर सकते कि उसके उन्मत्त होने से उसके जन्मजात सीलबंद शरीर का मुद्दा हल हो गया था। वैसे भी मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद एल्डर सिन्हा चैन ने बड़बड़ाया, मुझे पता है कि ये घटना बहुत ही अपरंपरागत और चौंकाने वाली है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सब इस पर विश्वास करते हैं या नहीं। रोहित सिंह ने मुड़कर जोया मलिकन फेंग की ओर देखा। मैंने अभी अभी देखा है और आप फाइटर 1 बॉडी रिफाइनमेंट दायरे के शिखर पर पहुंच गए हैं। आप बस आगे बढ़ने से एक कदम दूर हैं। अगर आप सामान्य तरीके से प्रशिक्षण लेते तो आपको लगता है आपको आगे बढ़ने में कितना समय लगता? 6 महीने।
प्रवीण शिक्षक ने मुझे बताया था कि अगर मैं मेहनत करूं तो 6 महीने के भीतर मैं फाइटर 2 डैंटियन दायरे में पहुंच सकता हूं। रोहित शिक्षक की बातों पर उन्हें अभी भी थोड़ा संदेह था, लेकिन उनका लहजा काफी सम्मानजनक हो गया था और उन्होंने उनके सवाल का गंभीरता से जवाब दिया। मो शिक्षक और कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने जोया मलिकन फेंग को पहले भी अपना पंचिंग रूटीन करते हुए देखा था। अपने अनुभव के आधार पर वे कह सकते थे कि राम प्रकाश शिक्षक का फैसला सही था। जोया मलिकन फेंग की प्रतिभा को औसत ही माना जा सकता है और आधे साल में ही सफलता प्राप्त कर लेना अच्छी प्रगति मानी जा सकती है। आधा साल? इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 1 घंटे में ही सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। 1 घंटा? ये कैसे संभव है? ये कहना मुश्किल है कि वो आधे साल में भी सफलता प्राप्त कर पाएगा या नहीं, और आपने कहा था कि उसे 1 घंटे में सफलता प्राप्त करने में मदद करो। ये रोहित सिंह की बातें सुनकर सभी पागल हो गए। किसी ने भी उसकी बातों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं की। खाने पीने की तरह साधना भी एक बार में संतुष्ट नहीं कर सकती। इसे एक बार में एक ही कदम उठाना पड़ता है। समय के साथ अनगिनत संचय के बाद ही कोई प्रगति कर सकता है। यहाँ तक कि जोया मलिकन फेंग भी, जो पहले ही जूक्सी क्षेत्र के प्रथम दान शिखर पर हैं, अगर आध्यात्मिक ऊर्जा को कुशलता से नियंत्रित नहीं कर पाते तो वो अपने डैंटियान को नहीं खोल पाते। ये संचय एक बेहद धीमी प्रक्रिया है। समय के साथ अनुभव संचय किए बिना उसके लिए सफल होना असंभव है। फिर भी रोहित सिंह ने दावा किया कि वो इसे 1 घंटे में कर सकता है। ये भले ही आप शेखी बघाड़ना चाहें, आपको इतनी असंभव चीज के बारे में शेखी नहीं बघाड़नी चाहिए। अपनी नाक आसमान तक पहुंचने से सावधान रहें। क्यों, तुम सब मेरी बात पर विश्वास नहीं करते? स्तब्ध भीड़ को अनदेखा करते हुए रोहित सिंह के मुंह के कोने ऊपर की ओर उठे और वो अपने सामने खड़े युवक को देखता रहा। मैं जोया मलिकन फेंग झिझक रही थी। उसे लगा कि दूसरे पक्ष ने उसके पास सहज सीलबंद मेरिडियन होने की बात तो सच कही थी, लेकिन 1 घंटे में फाइटर 1 दान को तोड़ने में उसकी मदद करने की बात, उसके लिए तो ये एक सपने जैसा था। अगर वो सचमुच 1 घंटे में फाइटर 1 दान को तोड़ने में सक्षम था तो ये रोहित शिक्षक वाकई अविश्वसनीय था। इसका मतलब ये भी होगा कि अपनी साधना को अपने सहज सीलबंद मेरिडियन को तोड़ने के लिए उन्मत्त करने का उसका निर्णय एक सफलता थी, साथ ही एक सही निर्णय भी। आखिरकार एक शिक्षक जो दूसरों को उनके साधना क्षेत्र को तोड़ने में मदद कर सकता है, वो इतनी छोटी सी बात पर इतनी आसानी से झूठ क्यों बोलेगा? चूंकि वो इस निष्कर्ष पर पहुंच पाया था, इसलिए दूसरे भी पहुंच पाए। धीरे धीरे सबकी निगाहें रोहित सिंह पर टिक गई। मुझ पर विश्वास न करने के लिए मैं तुम्हें दोष नहीं देता। आखिरकार मेरी बातें सुनकर तुम्हारी साधना तो एक बार बेकाबू हो गई थी। रोहित सिंह ने अपना हाथ झटक दिया और उसकी आंखों में दया के भाव भर आए। लेकिन अगर तुम इस मौके को छोड़ दोगे तो तुम्हें आधा साल या शायद उससे भी ज्यादा समय लग जाएगा। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। ये जोया मलिकन फेंग मुट्ठियां भींचे वहीं खड़ी रहीं। कुछ देर बाद उन्होंने अपना सिर उठाया और उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। रोहित टीचर, मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ। जैसा कि रोहित टीचर ने कहा था, जैसे ही वो इस मौके को छोड़ देंगे उन्हें आगे बढ़ने के लिए काफ़ी लंबा समय लगेगा। एक बार वो दूसरों से 1 कदम पीछे रह गए तो वो हमेशा दूसरों से 1 कदम पीछे रहेंगे। वो हर समय दूसरों के नक्शे कदम पर नहीं चलना चाहते थे। उसे दूसरे पक्ष की बातों पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन इतने सारे गुरुओं के यहाँ होने के कारण उसे शक था कि ये रोहित गुरु उसकी साधना को एक बार फिर से बेकाबू कर देगा। अच्छा, तुम्हारे इस फैसले पर मुझे बहुत खुशी होगी। सिर हिलाते हुए रोहित सिंह ने आसपास के माहौल पर नज़र दौड़ाई और फिर चांदी की सुइयों से भरा एक डिब्बा उठा लिया। फिर उन्होंने निर्देश दिया, पैरों को क्रॉस करके बैठ जाओ, अपने विचारों को इधर उधर मत भटकने दो। मैं चांदी की सुइयों का इस्तेमाल करके तुम्हारे एक्यू पॉइंट्स को खोल दूंगा ताकि तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा के संचय की गति बढ़ जाए। तुम्हें बस डेंटियन क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करनी है। ठीक है। अपने दृढ़ संकल्प के साथ जोया मलिकन फेंग ने बिना देर किए पैर क्रॉस करके बैठ गए। रोहित सिंह आगे बढ़े और एक सुई लेकर उसे दूसरे पक्ष के एक्यू पॉइंट में लगा दिया। उसी समय ज़ेनकी का एक ज्वार उमड़ आया। वो जैसे जैसे स्वर्गपथ दिव्यकला की साधना करता गया, उसकी ज़ेनकी खनिज जल की तरह साफ हो गई। जैसे ही वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती, उसके एक्यू पॉइंट्स की बेड़ियां तुरंत टूट जाती। एक औसत साधक के एक्यू पॉइंट्स गाद से भरे छोटे छिद्रों के समान थे और मटमैली ज़ेनकी मटमैले पानी के समान। इतनी अशुद्धियों से भरी ज़ेनकी से उनके एक्यू पॉइंट्स को साफ करना असंभव था। दूसरी ओर श्रेष्ठ ज़ेनकी साफ पानी के बराबर थी। जबकि अन्य लोग 2 साल के प्रयास से भी अपने एक्यू पॉइंट्स को साफ नहीं कर पाते थे, वो इसे आसानी से कर पाता था। जैसे ही एक्यू पॉइंट्स खुले, आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत उन्मत्त होकर उमड़ पड़ी।
हु। हवा की तरह तेज हाथों से उसने लगातार दूसरे पक्ष के शरीर पर 8 चांदी की सुइयां चुभो दी। 9 चांदी की सुइयों ने जोया मालिकन फैंग के शरीर पर 9 एक्यू पॉइंट्स खोल दिए। जो आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में एक छोटी धारा की तरह बह रही थी, वो पल भर में एक प्रचंड नदी में बदल गई और उसके शरीर से होकर उसके आध्यात्मिक सागर में समा गई। धमाका। जोया मालिकन फैंग को ऐसा लगा जैसे उसके मस्तिष्क में कोई विस्फोट हो गया हो। उसके पेट में दबा हुआ डेंटियन पल भर में टूट गया, मानो एक विशाल बेसिन हो, उसमें बह रही सारी आध्यात्मिक ऊर्जा समा गई। ये अचानक खड़े होते हुए जोया मालिकन फैंग ने अपनी हथेली पास ही स्थित शक्ति मापक शिला स्तंभ पर दबा दी। धमाका। 150 किलो। फाइटर 2 दान डेंटियन क्षेत्र का प्राथमिक चरण। मैं संख्याओं को तैरते हुए देखकर जोया मालिकन फैंग दंग रह गए। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि अगले क्षेत्र में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने में उन्हें कम से कम आधा साल लगेगा। फिर भी रोहित गुरु की मदद से वो कुछ ही क्षणों में सफल हो गए। ऐसा लग रहा था कि इसमें 1 घंटा भी नहीं लगा। धन्यवाद रोहित गुरु। पदहा। रोहित गुरु के बारे में जोया मालिकन फैंग के मन के सारे संदेह दूर हो गए और वो तुरंत रोहित सिंह के सामने घुटने टेककर लगातार प्रणाम करते रहे। इस क्षण अपने दिल की गहराइयों से उन्हें यकीन हो गया कि दूसरे पक्ष ने जो कुछ भी किया वो उनके भले के लिए था। एक शिक्षक जो दूसरों को इतनी आसानी से सफलता दिलाने में सक्षम है, वो गलत सिद्धांत कैसे सिखा सकता है और एक स्टूडेंट की साधना को कैसे बिगाड़ सकता है। सोचिए कि उसने इतने नेक शिक्षक पर शक किया, यहाँ तक कि उसका अपमान भी किया। वो तो जानवर से भी बदतर था। राम प्रकाश शिक्षक को धन्यवाद देने से पहले इस शिक्षक को छोड़कर वो जरूर अंधा रहा होगा। अगर मौका मिलता तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस उनके पास लौट आता। क्या उसने सचमुच सफलता हासिल कर ली? एक लड़ाकू वनदान को 10 मिनट से थोड़े ज्यादा समय में सफलतापूर्वक सफलता हासिल करने में मदद करने के लिए? जरूर मेरी नज़र में कुछ गड़बड़ है। उसने सिर्फ कुछ सुइयां चुभोकर ये कैसे कर दिखाया? जहां जोया मालिकन फैंग दुविधा और पछतावे से भरी हुई थी, वहीं कबीले के मुखिया प्रणव शर्मा, एल्डर दुबे और उस दृश्य को शूट करने वाले अन्य लोगों की आंखें चौंगड़ी हो गईं और मुंह का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उन्हें लगा कि रोहित सिंह बस शेख ही बघार रहा था और उन्होंने मान लिया था कि उसका सफल होना नामुमकिन है। फिर भी जो उन्हें नामुमकिन लग रहा था, उसे व्यक्तिगत रूप से घटित होते देखकर उन अद्भुत दृश्यों ने उनकी आंखों में आंसू ला दिए। इस बार दूसरे पक्ष को एक बार फिर से देखते हुए उनकी आंखें जोश से जल रही थीं। उस समय जब उन्होंने वनदान को सफलतापूर्वक पार किया था, तो उन्हें कई परेशानी और संघर्षों से गुजरना पड़ा था। फिर भी जोया मालिकन फैंग को देखकर लग रहा था कि खाने पीने में जितनी मेहनत लगती है, उतनी ही मेहनत उसने भी की है। वो उस समय रोहित टीचर से क्यों नहीं मिले थे? रोहित टीचर, कृपया मुझे अपना शिक्षक स्वीकार करें। योगेंद्र शर्मा, जो ऋषभ शर्मा और अन्य लोगों के साथ आए थे, आगे बढ़े और उनके सामने घुटने टेक दिए। उस समय उन्हें लगा कि रामप्रकाश गुरु ही श्रेष्ठ थे और इसीलिए वो कुल प्रमुख और अपने दादा के निर्णय से सहमत नहीं थे। फिर भी रोहित गुरु को जोया मालिक फैंग को लगभग 10 मिनट में ही सफलता दिलाने में मदद करते देखकर वे अपने प्रलोभन को और दबा नहीं पाए। रोहित सिंह ने आंखें झपकाई। मुझे पता है कि यानेर की प्रतिभा औसत दर्जे की है, लेकिन मैं रोहित गुरु से विनती करता हूं कि उसे अस्वीकार ना करें। शर्मा कुल के दूसरे बुजुर्ग बाहर चले गए। मुस्कुराते हुए उन्होंने आगे कहा, जब तक रोहित गुरु उसे स्वीकारते हैं, मैं भी आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। मुझे यकीन है कि पिक्सुए क्षेत्र के छात्र को स्वीकार करने पर रोहित गुरु का नाम दूर दूर तक फैल जाएगा। कोई भी आप पर शक करने की हिम्मत नहीं करेगा। दूसरे बुजुर्ग, क्या तुम्हें थोड़ी भी शालीनता है? ये सोचना कि तुम मोलभाव करोगे और एक खरीदो एक मुफ्त पाओ, कितनी बेशर्मी है। बड़े बुजुर्ग ने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई और सम्मान से देखा। रोहित गुरु, उनकी बात अनसुनी कर दो। दूसरे बुजुर्ग में तो शालीनता की कमी है। खांसी मेरा क्या, मैं पिक्सुए क्षेत्र का शिखर विशेषज्ञ हूँ और मैं भी तुम्हें अपना गुरु मानना चाहता हूँ। अगर शर्मा कुल के बुजुर्ग होने के कारण तुम्हें असुविधा हो रही है तो मैं कभी भी संन्यास ले सकता हूँ। इसमें प्रतिस्पर्धा की क्या बात है? तुम सब तो उसके दादा बनने लायक उम्र के हो, फिर भी तुम उसे अपना गुरु मानना चाहते हो। क्या तुम सबको शर्म नहीं आती? बड़े बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग से इतनी शर्मनाक हरकत की उम्मीद न करते हुए कुल प्रमुख प्रणव शर्मा ने उन्हें डांटा। कुल प्रमुख की डांट सुनकर दोनों के चेहरे लाल हो गए। दरअसल वे अब जवान नहीं रहे और उनकी हड्डियां पहले ही जम चुकी थीं। उनके लिए इसे तोड़ना आसान काम नहीं होगा।
ऋषभ शर्मा और योगेंद्र शर्मा ने श्रद्धा से कुल प्रमुख की ओर देखा। हमारे कुल प्रमुख में संयम और बुद्धि है, जो एक नज़र में ही समस्या की जड़ को भांप लेते हैं। हालांकि उनका सम्मान करने से पहले ही उन्होंने कुल प्रमुख प्रणव शर्मा को मुस्कुराते हुए रोहित सिंह की ओर मुड़ते देखा। रोहित गुरु, मैं अभी जवान हूँ, इस साल सिर्फ 42 साल का हुआ हूँ, क्या मैं आपको अपना गुरु मान सकता हूँ? रोहित सिंह, बाकी सब खांसी। चलो भविष्य में गुरुओं को मान्यता देने के विषय पर बात करते हैं। अंत में रोहित सिंह को अराजक स्थिति को स्थिर करने के लिए बोलना पड़ा। एक बार फिर से जोया मलिक फैंग की ओर मुड़कर उन्होंने पूछा, क्या अब भी आपको लगता है कि मैंने आपकी साधना को अस्त व्यस्त कर दिया क्योंकि मैं शिक्षा देने में असमर्थ हूँ? रोहित गुरु से मेरी विनती है कि आपके सत्कार का बदला कृतज्ञता से देने के लिए मुझे क्षमा करें। रोहित सिंह ने संतुष्टि में सिर हिलाया। फिर एल्डर सिन्हा चेन की ओर मुड़कर उन्होंने पूछा, क्या आप और कुछ कहना चाहेंगे? मैं। एल्डर सिन्हा चेन का चेहरा सख्त हो गया। वे शिक्षक योग्यता परीक्षा की समस्या को समझा नहीं पा रहे थे, और अब जब सभी को यकीन हो गया कि रोहित गुरु द्वारा जोया मलिक फैंग को साधना उन्माद भेजना उनकी मदद के लिए था, तो वे और क्या कह सकते थे। उनके चेहरे पर एक बार फिर से तमाचा लगा, और तो और ये ऐसा था जिससे तुरंत सूजन आ जाती है। असंभव, वो इतनी आसानी से दूसरों को सफलता कैसे दिला सकता है? बगल में मनोज कुमार मानो मंदबुद्धि हो गए थे। उनकी आंखें भ्रम से भरी हुई थी। ये रोहित सिंह शिक्षक उनके साथ ही एकेडमी में दाखिल हुआ था, और हमेशा से ही उसके परिणाम उनसे बेहतर रहे थे। वो इतना अद्भुत कब हो गया था? और तो और दूसरों को इतनी आसानी से सफलता दिलाने में सक्षम होना। एकेडमी के बड़े बुजुर्ग और प्रिंसिपल भी ऐसा करने में सक्षम नहीं थे। उन्होंने ये कैसे दिखा दिया? मनोज कुमार शिक्षक ने जानबूझकर अपने साथियों की निंदा की, जिससे ये साबित होता है कि एक शिक्षक के रूप में उनमें नैतिकता की कमी है। मैं इसकी शिकायत शिक्षक संघ से करूंगा ताकि वे आपका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दें। साथ ही अब 100 ईश्वर हत्या के कोढ़े मारे जाएंगे। मामला निपटने के बाद बुजुर्ग दुबे ने हाथ हिलाए। हाँ, मनोज कुमार ने दांत पीस लिए। हालांकि वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, फिर भी वो जानता था कि उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। योगेश सिन्हा, एक शिक्षक होने के नाते अपने फायदे के लिए तुमने जानबूझकर एक और शिक्षक को फंसाया। तुम्हारा शिक्षण लाइसेंस अगली सूचना तक निलंबित रहेगा। मनोज कुमार से निपटने के बाद एल्डर दुबे ने योगेश सिन्हा और योगेश चेन की ओर देखा। जहां तक योगेश चेन का सवाल है, एक एल्डर होने के नाते, शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख होने के नाते, ना ही तुमने अन्य शिक्षकों का ध्यान रखा, बल्कि जानबूझकर उनके लिए मुश्किलें खड़ी की। यहाँ तक कि शिक्षक योग्यता परीक्षा के परिणामों को भी अपनी मर्जी से बदल दिया। तुम्हें एल्डर और शिक्षा ब्यूरो के प्रमुख के पद से हटा दिया जाएगा। इस मामले की सूचना शिक्षक संघ को दी जाएगी और तुम्हारे आचरण पर फैसला सुनाया जाएगा। शिक्षक संघ के ये एल्डर रोहित सिंह की पिछली दुनिया के शिक्षा मंत्रालय के नेताओं के समान ही पदों पर थे। उनके पास किसी अकेडमी के शिक्षकों के पद को रद्द करने का अधिकार था। बड़े दुबे, हम इतने सालों से दोस्त हैं, इसे देखते हुए कृपया मुझे छोड़ दीजिए। सजा सुनते ही योगेश चेन ने जल्दी से कहा। इस पल उन्हें लगा कि जैसे उनकी दुनिया ही बिखर गई हो। वही तो बड़े दुबे को यहाँ लाया था। शुरुआत में इरादा रोहित सिंह का शिक्षण लाइसेंस छीनना था, फिर भी वो अपने पैर ही उस पत्थर से कुचल बैठा जिसे उन्होंने हिलाया। आखिरकार उसे ही नौकरी से निकाल दिया गया। क्या हालात इतने बुरे नहीं हो सकते? सब तुम्हारी गलती है, बिगड़ैल बच्चे। जितना वो इसके बारे में सोचता है उतना गुस्सा आता है। योगेश सिन्हा को देखकर वो खुद को रोक नहीं पाया और दौड़कर उसे 2 लातें मारने के लिए अपना गुस्सा शांत करना चाहता। अगर ये आदमी रोहित सिंह पर मुसीबत लाने पर इतना अड़ा ना होता तो वो मुसीबत में नहीं पड़ता। अब ना सिर्फ दूसरा पक्ष बेदाग बच निकला और उसे अपनी जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात की उसकी प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल गई। ये तो तय था कि जैसे ही ये खबर फैलेगी कि वो दूसरे शिक्षकों पर अत्याचार कर रहा है और अपनी मर्जी से उनके नतीजे बदल रहा है, वो एक नफरत का पात्र बन जाएगा और सब उसका तिरस्कार करेंगे। उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन पहले किसी को उसकी बातों पर विश्वास तो करना ही था। सब लोगों में से आप अपने दादा को ही क्यों चुनेंगे? तुम्हें छोड़ दूं? एल्डर सिन्हा, हमारी बरसों की दोस्ती की वजह से ही तो मैंने तुम्हें तुम्हारी इज्जत से बख्शा है, वरना अगर मैं तुम्हारे साथियों पर अत्याचार करने की शिकायत टीचर्स गिल्ड से कर दूं तो हो सकता है तुम्हारा टीचिंग लाइसेंस भी छीन लिया जाए। एल्डर दुबे ने ठंडे स्वर में कहा। अब से खुद पर काबू रखना। एल्डर सिन्हा जानते थे कि सामने वाला जो कह रहा था वो सच था। उनके शरीर में कमजोरी छा गई और वे जमीन पर गिर पड़े मानो उनके माता पिता मर गए हों। रोहित टीचर, आज हमने तुम्हें परेशान कर दिया। टीचर्स के बीच ऐसे घटिया इंसान का आना टीचर्स गिल्ड की लापरवाही है। तीनों से निपटने के बाद एल्डर दुबे ने रोहित सिंह की तरफ माफी मांगते हुए देखा। इसकी चिंता मत करो, कभी कभार 1-2 पतित लोगों का आ जाना तो आम बात है। रोहित सिंह ने हाथ हिलाकर इशारा किया कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उसका रवैया देखकर सभी एक बार फिर उससे प्रभावित हुए। देखा, एक शिक्षक में यही उदारता होनी चाहिए।
वाह, तो मैं ये मामले सुलझाने के लिए संघ में वापस जा रहा हूँ। मैं रोहित शिक्षक को इस स्थिति के बारे में स्पष्टीकरण जरूर दूंगा। इसके बाद एल्डर दुबे ने एल्डर सिन्हा चैन को एक पल के लिए घृणा से घूरा और फिर मुड़कर चले गए। रोहित शिक्षक, चलिए हम भी चलते हैं, आपने मुझे अभी तक पेंटिंग नहीं सिखाई है। इस समय मनोज कुमार को इतनी बुरी तरह पीटा जा रहा था कि वो मरणासन हो रहा था। ये देखकर कि यहाँ मामला सुलझ गया है, अभिमन्यु लावल मुस्कुराते हुए उसके पास गया। ठीक है। सिर हिलाते हुए रोहित सिंह बाकी लोगों के साथ एनलाइटनमेंट विल टावर से बाहर निकल चला। सच कहूं तो वो बड़ी मुश्किल से इस स्थिति से बच निकला। अगर शर्मा कुल, अभिमन्यु रावल और रजनी त्यागी समय पर न पहुंचते, तो अगर वो स्थिति को संभाल भी लेते तो भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती, खासकर जोया मलिक के मामले में। दरअसल वो अपनी स्थिति के बारे में पूरी तरह सच नहीं कह रहे थे। जोया मलिक फेंग जिस समस्या से पीड़ित थे वो सहज सीलबंद मेरिडियन नहीं, बल्कि सहज संकीर्ण मेरिडियन थी। सहज संकीर्ण मेरिडियन का अर्थ था कि जहां दूसरे 8 कारों की लेन है, वहीं आप एक साइकिल ट्रैक हैं। ऐसी संकीर्ण मेरिडियन के साथ ये स्वाभाविक था कि जब आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती तो उन्हें अपना शरीर टुकड़े टुकड़े होते हुए महसूस होता। वास्तव में उनकी साधना की गति काफ़ी धीमी हो जाती, जिससे उनकी भविष्य की उपलब्धियों की एक ऊपरी सीमा बन जाती। हालांकि इसमें और सहज सीलबंद मेरिडियन में एक अंतर्निहित अंतर था। पहला, सहज सीलबंद मेरिडियन किसी के मार्ग में सभी प्रकार की कीलों के होने के समान था, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह को पूरी तरह अवरुद्ध कर देता था। दूसरी ओर जन्मजात संकीर्ण मेरिडियन, भले ही किसी व्यक्ति के मेरिडियन संकीर्ण थे, आध्यात्मिक ऊर्जा उनमें प्रवाहित हो सकती थी, जिससे व्यक्ति बिना किसी समस्या के साधना कर सकता था। उसकी साधना के उन्नति होने से उसकी संकीर्ण मेरिडियन चौड़ी हो गई, जिससे उसे और भी आसानी से साधना करने में मदद मिली। यही कारण था कि उसकी साधना में तेजी आई और वो जुक्सी क्षेत्र के शिखर तक पहुंच गया। हालांकि उस घटना ने उसके शरीर को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था। जुक्सी क्षेत्र का शिखर उस समय उसकी सीमा थी, उसके लिए उसे पार करना असंभव था। दूसरे पक्ष की भरपाई करने के लिए रोहित सिंह ने उसे पार करने में मदद करने के लिए कदम उठाया। साथ ही उसने अपने शरीर में उसके पिछले स्वभाव द्वारा छोड़े गए आघात को भी दूर किया, जिससे एक ही तीर से 2 पक्षों का शिकार हुआ। कम से कम इस घटना के बाद कोई भी उसके खिलाफ इस उन्मत्त घटना का इस्तेमाल नहीं करेगा। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने जोया मलिक फेंग को सफलता कैसे दिलाई, वास्तव में इसके पीछे का सिद्धांत सरल था। कंपेंडियम मंडप की सभी पुस्तकों को पलटने के बाद उन्होंने स्वर्ग पथ दिव्य कला के 1 दान, 2 दान और 3 दान की रचना कर रही थी। कल रात स्वयं इसकी साधना करने के बाद उन्हें सफलता प्राप्त करने की सही विधि का पूरा ज्ञान हो गया था। इसके अलावा उनके शरीर में उच्च गुणवत्ता वाली ज़ेंकी होने के कारण दूसरे पक्ष को सफलता प्राप्त करने के सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देना उनके लिए कोई कठिन कार्य नहीं था। अब से मुझे निष्कासित किए जाने का कोई खतरा नहीं है। अपने दिल का बोझ हल्का होने पर उन्होंने राहत की सांस ली। पराकाष्ठा प्राप्त करने के बाद उन्हें निष्कासन का खतरा था। कई शिष्यों को स्वीकार करने के बाद भी उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर अशुभ बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इस समय ये खतरा पूरी तरह टल गया था। एनलाइटनमेंट विल टावर से बाहर निकलते हुए उन्होंने योगेंद्र शर्मा को ऋषभ शर्मा की तरह उनकी कक्षा सुनने की अनुमति दे दी और उसके बाद शर्मा परिवार वहां से चला गया। जोया मलिक फेंग ने रोहित शिक्षक को घूरा। स्पष्ट रूप से रोहित सिंह की क्षमताओं ने उन्हें प्रभावित किया था और वो उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें एक बार फिर उनके संरक्षण में स्वीकार कर लिया जाएगा। हालांकि रोहित सिंह ने तुरंत इस सुझाव को खारिज कर दिया। क्या मजाक है, मैं एक स्वर्णिम उंगली वाला पारलौकिक हूँ जो देर सवेर मिंगशी बन जाएगा। अगर मैं लोगों को मेरे अधीन आने और अपनी मर्जी से जाने दूं तो क्या ये मेरी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएगा? मेरे पिछले स्वभाव ने तुम्हें पागल कर दिया था, जबकि मैंने तुम्हें फाइटर 2 डैन में शामिल होने में मदद करके तुम्हारी भरपाई कर दी है। हमारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं और मैं उस बारे में अब कभी बात नहीं करना चाहता। रोहित सिंह के द्वारा अस्वीकार किए जाने पर जोया मलिक के चेहरे पर निराशा झलक रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उसे कुछ याद आया और उसकी आंखों में फिर से एक संकल्प झलक उठा। वो मुड़कर योगेंद्र शर्मा के पीछे चल पड़ा। रजनी त्यागी मिस, क्या मैं जान सकता हूँ कि एसोसिएट मास्टर टीचर कैसे बनते हैं? रास्ते में चलते हुए रोहित सिंह खुद को उनसे पूछने से नहीं रोक पाए। इस घटना के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया में अपनी जगह बनाने और दूसरों से कुचले न जाने का एकमात्र तरीका मास्टर टीचर बनना है। मास्टर टीचर बनने के लिए पहले एसोसिएट मास्टर टीचर बनना जरूरी है। एसोसिएट मास्टर टीचर किसी को संबोधित करने का तरीका है। मास्टर टीचर के विपरीत इसके लिए किसी को मूल्यांकन की जरूरत नहीं होती। ये मुख्य रूप से भाग्य पर निर्भर करता है। जब तक कोई मास्टर टीचर आप पर नजर रखता है और आपको अपना सहायक बनने के लिए आमंत्रित करता है, तब तक आप पहले से ही एसोसिएट मास्टर टीचर माने जाते हैं, रजनी त्यागी ने समझाया।
ओह, रोहित सिंह ने सिर हिलाया। दरअसल ये एसोसिएट मास्टर टीचर उसके पिछले जन्म के एसोसिएट प्रोफेसरों जैसा ही था। हालांकि उनके पास वास्तविक अधिकार नहीं थे और वे प्रवक्ता की तरह ज्यादा थे, फिर भी वे एक मार्गदर्शक शिक्षक की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते थे और समाज में सम्मानित स्थान रखते थे। आप एक सहयोगी गुरु शिक्षक हैं, फिर वो किताबों की दुकान? रोहित सिंह ने उसे संदेह से देखा। वो ये सुनकर हैरान था कि रजनी त्यागी एक सहयोगी गुरु शिक्षक हैं। पहले जब उसने देखा कि वो गुरु मनीष कश्यप के घर में बेरोक टोक आती जाती रहती है, तो उसे पता चल गया था कि उसकी पहचान असाधारण है। बस उसे उसकी पहचान इतनी असाधारण होने की उम्मीद नहीं थी। और ये क्या, एक सहयोगी गुरु शिक्षक के रूप में उसकी पहचान बुद्धा अकादमी के वरिष्ठों से भी ज्यादा प्रतिष्ठित थी। उसके लिए बाजार में एक दूरदराज की किताबों की दुकान खोलने का कोई कारण नहीं था। राकेश शिक्षिका की नज़र मुझ पर पड़ी और मैं उनकी सहयोगी गुरु शिक्षक बन गई। लेकिन चूंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, इसलिए दूसरों का विश्वास जीतने के लिए मुझे कुछ अनुभव की आवश्यकता है। इसलिए मैंने राकेश शिक्षिका की बात मानी और अपने चरित्र को निखारने के लिए एक भीड़भाड़ वाले व्यावसायिक शहर में एक छोटा सा स्टोर खोलने का चुनाव किया। साथ ही मैं और पढ़ पा रही हूँ और भी ज्ञानवान भी होती जा रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं बहुत छोटी हूँ और मेरे आसपास कोई भी सहयोगी मास्टर टीचर नहीं है। इस घटना का महत्वपूर्ण वर्ष था। यह 2 वर्ष हैं जब मेरी पहचान सार्वजनिक रूप से प्रकट होगी। दोनों राष्ट्र के कई ज्ञानी वर्गों के बीच मेरी पहचान ब्रिटिश साम्राज्य की एसोसिएट मास्टर टीचर होगी। शिक्षक शिक्षक के समान है, बस एक छोटा रूप है। रोहित सिंह ने सिर हिलाया। वस्तुओं की सच्चाई को समझना अपने आप में ज्ञान का क्षेत्र है और संबंध बनाना एक गहन कौशल है। छोटे दुकानदारों को कभी कम मत समझो। कभी कभी ये वे लोग होते हैं जिन्हें मानव व्यक्तित्व की सबसे गहरी समझ होती है, जो विशेषज्ञों और शिक्षाविदों से भी बेजोड़ होती है। कभी कभी मानव स्वभाव को समझने और खुद को संयमित करने का सबसे अच्छा तरीका उसकी तह तक जाना होता है। शिक्षक संघ के नेता रजनी त्यागी की बेटी होने के नाते उनके लिए सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी। राकेश जी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था ताकि उन्हें निखारा जा सके, साथ ही उन्हें और भी सांसारिक अनुभव दिया जा सके। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद उन्हें गुरु और सहयोगी गुरु शिक्षकों के बारे में एक निश्चित समझ प्राप्त हुई। इस दुनिया में शिक्षकों का मार्ग बहुत सम्मानीय था। शिक्षकों का बहुत सम्मान किया जाता था, यहाँ तक कि उनके पिछले जीवन की तुलना में कहीं अधिक। क्या औषध विक्रेता, क्या लोहार, क्या मूल्यांकनकर्ता, ऊपरी 9 मार्गों के अनगिनत व्यवसायों में से कोई भी गुरु शिक्षकों के बराबर नहीं था। हालांकि यह अपेक्षित ही था। चाहे खेतीबाड़ी हो या कोई और व्यवसाय, मार्गदर्शन के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। अगर कोई अपने गुरुओं का सम्मान ही नहीं करता तो वो सुधार कैसे कर सकता है? ठीक है, गुरु मनीष कश्यप आप सभी की किस बात की परीक्षा ले रहे हैं कि आप सभी को मुझसे शिक्षा लेनी है? शिक्षकों की सामाजिक स्थिति को समझने के बाद रोहित सिंह ने अपने मन में एक और शंका का जिक्र किया। अभिमन्यु रावल शमशेर रावल के छोटे बेटी थे, जबकि रजनी त्यागी शिक्षक संघ के संघ प्रमुख की बेटी थी, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं थी कि वह स्वयं एक सहयोगी गुरु शिक्षिका थी। तार्किक रूप से उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए किसी और द्वारा उनकी परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। मास्टर मनीष कश्यप के पास एक पेंटिंग है जिसे उन्होंने अनगिनत सालों से छिपाकर रखा है, जिसका नाम है इंक डेलीली कैनवास। हम दोनों इसे चाहते हैं, इसलिए मास्टर ने जानबूझकर हमारा मूल्यांकन करने के लिए इतना कठिन प्रश्न पूछा है। इंक डेलीली कैनवास? रोहित सिंह ने भौहें चढ़ाईं। मास्टर पेंटर मोचेंजी द्वारा बनाई गई इंक डेलीली कैनवास? तुम दोनों में से किसी को भी पेंटिंग्स की समझ नहीं है। तुम इसे क्यों चाहते हो? कंपेंडियम पवेलियन में रोहित सिंह ने जिन किताबों को देखा उनमें इस इंक डेलीली कैनवास के कई अभिलेख थे। कहा जाता है कि ये 1 सदी पहले एक मास्टर पेंटर द्वारा छोड़ी गई एक कलात्मक खजाना था। यह एक अतुलनीय रूप से मूल्यवान पेंटिंग थी। यह उपहार है। रजनी त्यागी शर्मा गई। उपहार? रोहित सिंह को एहसास हुआ। उनकी और अभिमन्यु रावल की नज़र एक ही समय पर इस इंक डेलीली कैनवास पर पड़ी थी और उन्होंने मास्टर मनीष कश्यप से इसके लिए अनुरोध किया था। गुरु उन्हें उपहार देने के लिए राजी हो गए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी शर्त ये थी कि उन्हें पहले उनकी परीक्षा पास करनी होगी। परीक्षा में चित्रों के मूल्यांकन का जिक्र होना चाहिए था। गुरु रोहित, आपको चित्रकला की इतनी गहरी समझ है कि आप बस एक नज़र में ही उसमें छिपी समस्याओं को समझ सकते हैं। क्या आप हमें सिखाएंगे? अभिमन्यु रावल ने उम्मीद भरी नज़रों से देखा। हमें सिखाएं? बीच में भी रजनी त्यागी ने उनकी तरफ घूमकर देखा। तुम दोनों को सिखाऊं? हेवनली लाइब्रेरी की मदद से ही वह चित्रों का मूल्यांकन कर पाए थे। असल में उन्हें चित्रकला के बारे में एक भी बात नहीं पता थी, तो वो उन्हें कैसे सिखा सकते थे? दोनों की उत्सुक निगाहों को देखकर रोहित सिंह में अजीब तरह से अपना सिर खुजाया,
समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। पहला आर्क खत्म। बुद्धा अकेडमी, राम प्रकाश की कक्षा। अकेडमी के एक स्टार शिक्षक होने के नाते उनकी कक्षा कई 100 मीटर चौड़ी थी, एक विशाल फुटबॉल मैदान जितनी। छात्र कतारों में खड़े थे और उनकी संख्या सैकड़ों में थी। जैसा कि प्रवीण शिक्षक से उम्मीद है, मैंने बाहर अफवाहें सुनी हैं कि अनगिनत छात्र आपका छात्र बनना सम्मान की बात समझते हैं और आपके मार्गदर्शन में दाखिला पाने के लिए जी जान से जुट जाते हैं। लेकिन क्या ये सच होगा? कक्षा में छात्रों की संख्या देखकर एक बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए अपने से कुछ ही दूरी पर एक युवक को देखा। वो युवक लगभग 26-27 साल का था। नीले रंग के कपड़े पहने वो ऐसे सीधा खड़ा था मानो कोई भाला आकाश को भेद देगा, और उसके साथ एक घमंडी आभा थी। जहां तक बुजुर्ग की बात है, अगर योगेश सिन्हा यहाँ होते तो वो उन्हें पहचान पाते। वे बुद्धा मंडप के स्वामी एल्डर हरेंद्र शास्त्री थे। आपने मेरी बहुत तारीफ की है बड़े साहब, मैं तो बस उन्हें पालने पोसने की अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। उन्होंने मुझे जरूरत से ज्यादा आंका है। युवक ने हंसा। उसके शब्द भले ही विनम्र हों, लेकिन उसके व्यवहार से आत्मविश्वास और गर्व झलक रहा था। छात्रों के स्तर को देखकर ही साफ पता चल जाता है कि आपको जरूरत से ज्यादा आंका गया है या नहीं। मैंने सुना है कि आवेदन करने के बाद आपकी कक्षा में टॉप 100 में से 70 से ज्यादा छात्रों को दाखिला मिल गया है, और तो ये भी उनकी बातचीत के बाद आयु के मसाल से की के बाद उनकी परीक्षा होने को थी कि वे बैठक के लिए जैसे ही कक्षा में प्रवेश करेंगे तो वे अंदर जाने के लिए अपने पैर को वेतक करेंगे, और तब जैसे ही वे थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो उनके कदम बढ़ेंगे और वो और अंदर चला जाएगा, और अब जैसे ही वो अंदर जाएगा तो वो कुछ और कहेगा। तो बेटा भी अपनी दाढ़ी सहलाकर मुस्कुराया। कल जब उन्होंने ये आंकड़े सुने तो वे भी दंग रह गए। एक फाइटर 7 दान बुजुर्ग से प्रशंसा सुनकर शिक्षक राम प्रकाश गर्व से फूल गए। फिर मुड़कर उन्होंने पूछा, बुजुर्ग हरेंद्र शास्त्री हमेशा से व्यस्त रहे हैं, तो आज आपको यहाँ किस हवा ने खींच लाया है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसके लिए मेरी मदद की ज़रूरत हो? जब तक वे मेरी क्षमता के दायरे में है, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ बन सकूंगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि उनके जैसा शक्तिशाली बुजुर्ग यहाँ सिर्फ बातचीत करने के लिए आएगा। वैसे मुझे आपको परेशान करने की ज़रूरत है। मैं आपके पिता का पुराना दोस्त हूँ और मैंने आपको बड़ा होते देखा है। मुझे पता है कि आप एक नेक इंसान हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने आया हूँ कि आप मेरे लिए एक शिक्षक की खोज करें। मैं आपके पिता का जिक्र मत करो, वे बहुत जिद्दी हैं। यह देखकर कि दूसरा पक्ष भावनाओं का खेल खेल रहा है, प्रवीण शिक्षक ने भौहें चढ़ाईं। आप चाहते हैं कि मैं किस शिक्षक की खोज करूं? रोहित सिंह, बुजुर्ग हरेंद्र शास्त्री ने कहा। रोहित सिंह के साथ बुद्धा टैवन में हुई उस घटना के बाद उसका धंधा अब नाम मात्र का रह गया था। उसके मन में पहले से ही क्रोध की आग भड़क रही थी। अगर अपनी अस्मिता की परवाह न होती तो वो पहले ही दूसरे पक्ष के घर जाकर उसे पीटता। रोहित सिंह, तुम्हारा मतलब वही है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए और जोया मलिक फैंग की साधना को चौपट कर दिया? रामप्रकाश ने देखा। वो उस रोहित शिक्षक के कई शानदार कामों के बारे में पहले ही सुन चुका था, और तो और उसने अपने एक शिष्य को भी स्वीकार किया था, तो उसे इसकी जानकारी कैसे नहीं हो सकती थी? सचमुच? हरेंद्र शास्त्री ने सिर हिलाया। वो तो एक घटिया शिक्षक है, उसे देर सवेर नौकरी से निकाल ही दिया जाएगा। क्या शास्त्री को उससे कोई दुश्मनी है? रामप्रकाश हैरान था। एक तरफ एक प्रतिष्ठित शिक्षक था जो अकादमी के प्रधानाचार्य पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता था, वहीं दूसरी तरफ एक शिक्षक जिसे कभी भी नौकरी से निकाला जा सकता था। दोनों बिल्कुल अलग दुनिया में रहते थे, तो उनका एक दूसरे से रिश्ता कैसे हो सकता था? बस कुछ मामूली बातें हैं। मैंने सुना है कि शिक्षा ब्यूरो ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है। अगर वे इस स्कूल सत्र में किसी भी छात्र को स्वीकार नहीं करते तो उनका शिक्षण लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें अकादमी से निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं प्रवीण शिक्षक को ये देखने के लिए परेशान करना चाहता हूँ कि क्या आप उनके छात्रों को अपने संरक्षण में स्वीकार कर सकते हैं? एल्डर हरेंद्र शास्त्री ने अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। यहाँ आने से पहले ही उन्होंने रोहित सिंह के मामलों की जांच कर ली थी, जिसमें ये तथ्य भी शामिल था कि उन्होंने इस स्कूल सत्र में 5 छात्रों को भर्ती किया था। दूसरा पक्ष एक शिक्षक था और इस पहचान ने उनकी रक्षा की, जिससे एल्डर के पास उनसे निपटने का कोई साधन नहीं बचा। हालांकि जैसे ही उन्होंने ये पहचान खो दी, क्या वे उनके वध के लिए नहीं थे? मेरे संरक्षण में स्वीकार करें? रामप्रकाश को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इस तरह के मामले में उनकी तलाश करेगा। सचमुच? बुद्ध अकादमी के स्टार शिक्षक होने के नाते शायद आप ही ऐसा करने में सक्षम हैं। अगर आप ऐसा इरादा जाहिर करते हैं तो उनके कुछ छात्र शायद उनकी कक्षाओं से हटकर आपकी शरण में आ जाएंगे। एल्डर हरेंद्र शास्त्री हंसे। ऐसे शिक्षक के साथ काम करना मुश्किल होता है जिसके पास छात्र हों। अगर उसके पास कोई छात्र न हो तो चीजें इतनी जटिल नहीं होती। रामप्रकाश हिचकिचाए। झिझकने की कोई बात नहीं है। क्या आप जोया मलिक फैन को भूल गए? अगर आप रोहित सिंह को छात्रों को ऐसे ही पढ़ाते रहने देंगे तो इतिहास खुद को दोहराएगा।
और उनके छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप उन्हें यहाँ लाकर उन्हें बचा रहे हैं। एल्डर हरेंद्र शास्त्री ने उनकी हिचकिचाहट देखकर तुरंत उन्हें एक और धक्का दिया। ठीक है, मैं इस मामले में आपकी मदद करूंगा। मैं आज ही छात्रों को उनके संरक्षण में स्वीकार करने का अपना इरादा जाहिर करूंगा। रामप्रकाश ने सिर हिलाया। वाह! बुजुर्ग हरेंद्र शास्त्री की आंखें चमक उठीं और उनके दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। अब जबकि प्रवीण शिक्षक मान गए थे, उन्हें रोहित सिंह का निराश और हताश चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। चूंकि उसने बंद होने की कगार पर बुद्ध मंडप छोड़ने की हिम्मत की थी, इसलिए वो धीरे धीरे उसके साथ खेलेगा और उसे दिखाएगा कि असली डर का मतलब क्या होता है। जैसे ही वो मन ही मन इस बात पर खुश हो रहा था और सोच रहा था कि उसे सजा देने के लिए क्या करना चाहिए, एक नया छात्र दौड़कर आया। प्रवीण गुरु, रामप्रकाश के सामने खड़े होकर वो घुटनों के बल बैठ गया। योगेंद्र शर्मा, क्या हुआ? इस युवक को देखकर रामप्रकाश मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये योगेंद्र शर्मा इस नए छात्रों के समूह के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोगों में से एक था। इसके अलावा वो शर्मा कुल के दूसरे ज्येष्ठ का पोता था। इस प्रकार एक सम्मानित पद पर आसीन था। उसे भी ऐसे प्रतिष्ठित छात्र को स्वीकार करने में गर्व महसूस हुआ। प्रवीण गुरु, मैं योगेंद्र शर्मा, जो अभी अभी ज्ञानोदय विल टावर से आए थे, जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और वे दुविधा में लग रहे थे। क्या आपको अपनी साधना में कोई परेशानी हुई है? बेझिझक बोलिए। उसे हकलाते देखकर रामप्रकाश ने गर्व से कहा। प्रवीण शिक्षक का ज्ञान अपार है, और ये भी कि वे पूरे अकादमी के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक हैं। अगर आपको कोई कठिनाई हो तो बेझिझक बताइए, वे निश्चित रूप से आपका समाधान कर सकते हैं। बड़े हरेंद्र शास्त्री ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं बोलता हूँ। योगेंद्र शर्मा ने अपने जबड़े भींच लिए और आगे कहा। मैं आपके प्रशिक्षण से हटना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि प्रवीण शिक्षक मेरी मांग पूरी करेंगे। मेरे प्रशिक्षण से हटना? रामप्रकाश लड़खड़ा गया। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गई। दूसरे लोग उसके अधीन भर्ती होने के लिए आपस में झगड़ते थे, और फिर यह आदमी अपने प्रशिक्षण से हटना चाहता है। क्या तुम सचमुच ऐसा कह रहे हो? बुद्ध अकादमी में कई वर्षों से पढ़ाने के बाद उन्हें ऐसी स्थिति का सामना कभी नहीं करना पड़ा था। हाँ, अब जबकि बात खुल गई तो योगेंद्र शर्मा ने राहत की सांस ली और जल्दी से अपना सिर हिला दिया। क्या आपके पास कुछ ऐसा है जिसके बारे में बात करना आपको मुश्किल लगता है, या किसी और ने आपको धमकाया था? नहीं, ये मैंने अपनी मर्जी से चुना है, योगेंद्र शर्मा ने कहा। तुम्हें पता है कि मेरे प्रशिक्षण से हटने के बाद इस अकादमी में कोई भी दूसरा शिक्षक तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा है ना? ये सुनकर कि उन्होंने अपनी मर्जी से ये चुनाव किया है, रामप्रकाश ने अपनी बात आगे रखी। वे अकादमी के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक थे। कोई दूसरा शिक्षक ऐसे छात्र को स्वीकार करने की हिम्मत कैसे कर सकता है जो उनके प्रशिक्षण से हट गया हो? जब तक मैं आपके प्रशिक्षण से हटता हूँ, मैं रोहित सिंह शिक्षक के पाठ सुन पाऊंगा। ये मेरे लिए एक अवसर है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रवीण शिक्षक मेरी इच्छा पूरी करेंगे। रोहित सिंह शिक्षक के पाठ सुनने के लिए मेरे प्रशिक्षण से हटना, ये शब्द सुनकर रामप्रकाश के चेहरे पर एक कब्ज जैसा भाव उभर आया। मुख खुला और आंखें गोल गोल घुमाते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया में कुछ गड़बड़ हो गई हो। सिर्फ रामप्रकाश ही नहीं, बल्कि एल्डर हरेंद्र शास्त्री भी अचानक आई घटनाक्रमों से जूझते हुए महसूस कर रहे थे। क्या रोहित सिंह पूरी अकादमी के सबसे बुरे शिक्षक नहीं थे? अभी कुछ देर पहले ही तो उसने कहा था कि अगर वो अपने छात्रों को स्वीकार करने में अपनी रुचि की बात फैला दे तो वे दौड़े चले आएंगे। हालांकि उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके कदम उठाने से पहले ही जिन छात्रों से उसे बड़ी उम्मीदें थीं, उनमें से एक दौड़कर उसके पास आ गया होगा। अगर दूसरे पक्ष ने तुम्हें स्वीकार कर लिया होता तो बात अलग है, लेकिन उसके पाठ सुनने के लिए? अरे क्या तुम सच में मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे हो? इसका मतलब है कि तुम्हारा कोई पद ही नहीं है। मेरे सीधे शिष्य होने के बजाय तुमने किसी और का पाठ सुनने के लिए दौड़कर आना पसंद किया। रामप्रकाश को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा हो और उसका रंग उड़ गया हो। मुझे उम्मीद है कि प्रवीण गुरु मेरी मांग पूरी करेंगे, योगेंद्र शर्मा ने जल्दी से विनती की। तुम? काफी देर बाद दूसरे पक्ष के चेहरे पर गंभीर भाव देखकर उसे एहसास हुआ कि दूसरा पक्ष गंभीर है। एक भयानक भाव के साथ उन्होंने कहा, तुम्हें पता है कि रोहित सिंह शिक्षक ने एक बार एक छात्र की साधना को बेकाबू कर दिया था, फिर भी तुम उनकी कक्षाएं सुनना चाहते हो? मुझे पता है, फिर भी मैं सुनना चाहूंगा। योगेंद्र शर्मा ने सिर हिला दिया। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ झलक रहा था। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने रोहित शिक्षक की अद्भुत क्षमताओं की एक झलक देखी थी, जिससे उनके दादा भी दंग रह गए थे। इस समय उनका दिल रोहित सिंह के साथ था। दूसरे पक्ष का दृढ़ निश्चय देखकर रामप्रकाश का चेहरा और भी गहरा हो गया। बगल में खड़े कुछ छात्रों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, जोया मलिक फेंग को बुलाओ। प्रवीण शिक्षक। थोड़ी देर बाद जोया मलिक फेंग आ गईं। योगेंद्र शर्मा कह रहे हैं कि वे रोहित सिंह शिक्षक की कक्षाएं सुनने के लिए मेरे प्रशिक्षण से हटना चाहते हैं। उन्हें बताएं कि जब आप उनके अधीन साधना करते थे तो कैसा लगता था
और उन्हें बताएं कि उनका ये निर्णय कितना मूर्खतापूर्ण है। रामप्रकाश ने अपनी आस्तीनें उछाल दी। जोया मलिक फेंग कुछ नहीं बोले, बल्कि घुटनों के बल बैठकर लगातार प्रणाम करते रहे। क्या हुआ? क्या तुमने पहले भी ये घटना बार बार नहीं सुनाई थी? रामप्रकाश ने भौहें चढ़ाईं। जोया मलिक फेंग, जिस छात्र की साधना रोहित सिंह ने बिगाड़ दी थी, इस मामले में सबसे ज्यादा बोलने वाले थे। पहले वो अक्सर रोहित शिक्षक के बारे में बुरा भला कहते थे, लेकिन रोहित उन्हें रोक देते थे। हालांकि अब मैं उन्हें बोलने की आज़ादी दे कहा था, फिर भी वो ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे, मानो उनके मन में कोई बात चल रही हो। प्रवीण शिक्षक, दरअसल योगेंद्र शर्मा की तरह मैं भी रोहित शिक्षक के पाठ सुनना चाहता हूँ। आखिरकार अपने इरादे पर अड़ते हुए जोया मलिक फेंग ने कहा। तुम भी जाना चाहते हो? कठोर चेहरे के साथ रामप्रकाश लगभग लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़े। क्या उनकी वजह से तुम्हारी साधना नहीं बिगड़ी थी? तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता है? क्या तुम अक्सर उसके बारे में बुरा भला नहीं कहते थे? तो फिर तुम उसकी बातें सुनने के लिए मेरी शिक्षा से विदा क्यों लेना चाहते हो? रामप्रकाश को लगा कि वो पागल होने की कगार पर है। रोहित शिक्षक मेरे उपकारक हैं। पिछली बार उन्हें बिना विदा लिए छोड़ देने के लिए मुझे बहुत ग्लानि हो रही है। मुझे उम्मीद है कि प्रवीण शिक्षक मेरी इच्छा पूरी करेंगे, जोया मलिक फेंग ने सम्मानपूर्वक कहा। उपकारक? उपकारक तुम्हारा सिर? अपनी साधना को उन्मत्त करके बिना विदा लिए चले जाना? साफ दिख रहा है कि तुम उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है? दोषी, जब तुम रोज रोहित सिंह शिक्षक का अपमान करते थे तो मुझे तुम में अपराध बोध का एक अंश भी नहीं दिखाई दिया। रामप्रकाश का मन पागल सा हो गया। ठीक है, चूंकि तुम दोनों ने अपना मन बना लिया है तो मैं तुम दोनों को अपने संरक्षण से हटा देता हूँ। दोनों ये टोकन लेते हुए उसने अपनी उंगली काटी और दोनों पर ताज़ा खून की बूंदें टपका दी। अकादमी के स्टार शिक्षक होने के नाते रामप्रकाश एक घमंडी इंसान थे। चूंकि उनके ये दोनों छात्र पहले ही अपना मन बना चुके थे, इसलिए रोकने से वे उनसे नाराज हो जाएंगे। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि वे उन्हें जाने ही दें। धन्यवाद गुरुजी। ये टोकन लेते हुए और ये पुष्टि करते हुए कि वे रामप्रकाश के शिक्षक के संरक्षण से हटा दिए गए हैं, योगेंद्र शर्मा और जोया मलिक फेंग की आंखें एक साथ चमक उठी। तुम दोनों अब मेरे छात्र नहीं हो, अब तुम जा सकते हो। अपने गुस्से को जो फूट नहीं वाला था दबाते हुए रामप्रकाश ने उन्हें दूर जाने का इशारा किया। हाँ, वे दोनों बाहर चले गए। धिक्कार, धिक्कार! उन्हें जाते देख रामप्रकाश दहाड़ा। वो कौन था? बुद्ध अकादमी का नंबर 1 स्टार शिक्षक। अनगिनत छात्र उसके छात्र बनने के लिए एक दूसरे से होड़ कर रहे थे और उसे उनमें से एक को चुनने से पहले सोच विचार करना पड़ा था। उसने सोचा कि अकादमी में कोई भी उसके छात्रों को अपनी ओर नहीं खींच पाएगा, लेकिन सिर्फ एक नहीं बल्कि 2-2 छात्र एक साथ उससे छीन लिए गए। और इतना ही नहीं, अगर इन छात्रों को उससे छीनने वाला सौरभ शर्मा या कोमल कपूर होता तो वो इस मामले को छोड़ सकता था, लेकिन ये तो वही था जिसने अपनी शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए थे, और वो व्यक्ति जो अकादमी में सबसे निचले पायदान पर था। उसे जो अपमान का गहरा एहसास हो रहा था, उसने उसे बेचैन कर दिया। और हाँ, उसने अभी एल्डर हरेंद्र शास्त्री के दूसरे पक्ष के छात्रों को अपनी ओर खींचने के अनुरोध पर सहमति जाहिर की थी, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठा पाता, दूसरे पक्ष ने उसके छात्रों को अपनी ओर खींचने में सफलता हासिल कर ली। अगर उसकी मर्यादा और अपनी पहचान की चिंता न होती तो वो इस रोहित सिंह को पीटने के लिए दौड़ पड़ता। रमेश यादव, अपना गुस्सा थोड़ा निकालने पर रामप्रकाश का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। वो अपने छात्र को बुलाने के लिए मुड़ा। प्रवीण शिक्षक, एक 16-17 साल का नौजवान बाहर आया। रमेश यादव वो छात्र जो इस साल की प्रवेश परीक्षा में चौथे स्थान पर था। वो इस सेमेस्टर में स्वीकार किए गए सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक था। हालांकि वो केवल 16 साल का था, वो पहले ही जुक्सी क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था और किसी भी क्षण अगले क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार था। मेरे लिए रोहित सिंह शिक्षक को एक युद्ध पत्र पहुंचा दो। रामप्रकाश ने दांत पीसे। युद्ध पत्र? उसका फैसला सुनकर एल्डर होंग दंग रह गए। फिर उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने पूछा, क्या ये हो सकता है कि इस फ्रेशमैन टूर्नामेंट के दौरान आप? सचमुच? अपने छात्रों को ठगने की हिम्मत करने पर मैं रामप्रकाश ने कभी इतना अपमान नहीं सहा। शिक्षक रामप्रकाश ने हाथ हिलाया। फिर अपनी मुट्ठी कसकर भींचते हुए उन्होंने आगे कहा, चूंकि उसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की है तो उसे मेरे गुस्से का सामना करने का भी कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। इसके बाद उन्होंने मेज से एक कागज उठाया और उस पर लिखा, इसे रोहित सिंह को दे दो। उससे कहो कि मैं उसे आधे महीने बाद फ्रेशमैन टूर्नामेंट के दौरान शिक्षक मूल्यांकन के लिए चुनौती दूंगा। उससे पूछो कि क्या वो मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत करता है या नहीं। अगर वो हिम्मत नहीं करता तो उसे कहो कि वो मेरे पीछे ऐसी ओछी हरकतें कभी न करे। रामप्रकाश ने शान से अपनी आस्तीनें चढ़ा दी।
हर साल फ्रेशमैन के दाखिले के आधे महीने बाद एक फ्रेशमैन टूर्नामेंट आयोजित किया जाता था। इस टूर्नामेंट में छात्रों को अपनी प्रतिभा और सुधार दिखाने का मौका मिलता था। ये छात्रों के लिए अपने साथियों की तुलना में अपनी योग्यता दिखाने का एक मंच था। जहां तक शिक्षक मूल्यांकन का सवाल है, ये अलग-अलग शिक्षकों के बीच एक संघर्ष था। शिक्षक मूल्यांकन के दौरान दोनों प्रतिस्पर्धी शिक्षक अपने कुछ छात्रों का चयन करते और उनके साधना क्षेत्र, उनके युद्ध कौशल और सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर प्रतिस्पर्धा करते, ताकि शिक्षकों की कक्षाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। इस तरह की प्रतिस्पर्धा के माध्यम से शिक्षकों की योग्यता का आकलन और मूल्यांकन किया जाता था। बाहरी लोगों की नज़र में शिक्षक रामप्रकाश द्वारा रोहित सिंह को चुनौती देना एक तरफा कत्लेआम था। हाँ, रमेश यादव की आंखें श्रद्धा से चमक उठीं। शिक्षक मूल्यांकन के परिणामों ने संबंधित शिक्षकों के गौरव और सम्मान को प्रभावित किया। परिणाम स्वरूप ऐसी चुनौतियां आमतौर पर निजी तौर पर आयोजित की जाती थीं। प्रवीण शिक्षक शायद एकमात्र ऐसे शिक्षक थे जो इतने आत्मविश्वासी और गौरवान्वित थे कि सीधे दूसरे शिक्षक को आमने सामने युद्ध पत्र भेज सकें। अपने आदर्श से जैसी उम्मीद की जाती थी, वे बेहद विनम्र थे। जब भी उन्हें गुस्सा आता, वे अपनी भावनाओं को दबाने की जरूरत ही नहीं डालते, अपना असंतोष व्यक्त करते। वे उनके आदर्श थे। जाओ, रामप्रकाश ने उन्हें आगे बढ़ाया। रमेश यादव ने सिर हिलाया, मुड़कर चले गए। क्या तुम सचमुच एक शिक्षक चुनौती आयोजित करने का इरादा रखते हो? एल्डर हरेंद्र शास्त्री पास आए और पूछा। इतना ही नहीं, मैं उसके साथ एक शर्त भी रखना चाहता हूँ। अगर वो हार गया तो उसके संरक्षण में आने वाले सभी छात्र मेरे पास आ जाएंगे। रामप्रकाश की आंखों में एक चमक आ गई। जब से वो शिक्षक बना है, उसका जीवन सुखमय रहा है। जैसे ही वो इन योग्यताओं का उपयोग किसी गुरु शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने और सहायक गुरु शिक्षक के पद तक पहुंचने के लिए करना चाहता था, उसे इस तरह के एक मामले का सामना करना पड़ा। अगर उसके ऐसे विचार न होते तो उसके लिए ज़ूया मलिकन फेंग को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, जिसका कोई उच्च साधना क्षेत्र नहीं था और जो पहले एक बार पागल भी हो चुका था। आखिरकार वो एक शिक्षक था, कोई परोपकारी नहीं। अगर वो सचमुच एक अच्छा इंसान होता तो अपनी कक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले सभी छात्रों को स्वीकार कर लेता। उनमें से किसी को चुनने की जरूरत ही नहीं होती। ये सब प्रसिद्धि के लिए था। वो आत्म सहायक मास्टर शिक्षक बनने लायक प्रतिष्ठा अर्जित करना चाहता था। अगर दूसरों को पता चले कि उसका छात्र उसकी कक्षा छोड़कर किसी ऐसे व्यक्ति की कक्षा सुनने चला गया है जिसने शिक्षक योग्यता परीक्षा में 0 अंक प्राप्त किए हैं, तो क्या उसकी प्रतिष्ठा धूमिल नहीं हो जाएगी? इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, उसे उस व्यक्ति से बदला लेना ही था जिसने उसे इतना अपमानित किया था। क्या रोहित शिक्षक ठीक होंगे? कक्षा में ज़ूया मलिकन फेंग, रिद्धि शर्मा और बाकी सभी चिंतित थे। मनोज कुमार शिक्षक ने रोहित शिक्षक से निपटने के लिए ज्ञानोदय वसीहत परीक्षण के लिए आवेदन किया था। हालांकि अभी तक ज्यादा लोगों को इस बारे में पता नहीं था, फिर भी उनके छात्रों ने इसके बारे में कुछ न कुछ सुना था। चिंता मत करो, हम रोहित शिक्षक के पाठों से गुजर चुके हैं और हम सभी उनसे प्रभावित हैं। सुमेर राठौर उनसे प्रभावित हैं, इसलिए कुछ भी गलत होना असंभव है, शक्ति भाटी ने कहा। रोहित सिंह ने जिन 5 छात्रों को स्वीकार किया था, उनमें से वही रोहित शिक्षक से सबसे ज्यादा असंतुष्ट था। हालांकि 2 पाठों के बाद वो उनसे पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। इस समय अगर सौरभ शर्मा उसे स्वीकार करना भी चाहे तो उसे साफ मना कर देगा। चूंकि उसके साथ ऐसा था, तो सुमेर राठौर के साथ भी ऐसा होना तय था। इतने भरोसे के साथ रोहित सिंह परीक्षा में कैसे फेल हो सकता है? धड़ाम! बातचीत के बीच में ही किसी ने अचानक बाहर से लात मारकर धातु का दरवाजा उड़ा दिया। इसके बाद एक युवक घमंड से अंदर आया। आपके आदरणीय रोहित शिक्षक कहाँ हैं? उन्हें बाहर निकालो। दोनों हाथ पीठ के पीछे करके ये शब्द कहते हुए उस युवक की पलकें थोड़ी ऊपर उठ गईं। उसने जानबूझकर रोहित शिक्षक शब्दों पर जोर दिया। उसके चेहरे पर ना तो सम्मान का जरा भी भाव था और न ही वो उनका मजाक उड़ाता हुआ लग रहा था। आप कौन हैं? हम आपका यहाँ स्वागत नहीं करते, इसलिए कृपया चले जाएं। दूसरे पक्ष को रोहित शिक्षक के बारे में इतनी बेरुखी से बात करते देखकर, और ये तो छोड़ दें कि उसने दरवाजा लात मारकर खोला था, शक्ति भाटी का चेहरा काला पड़ गया। शक्ति भाटी, जल्दबाजी मत करो, यही तो है प्रवेश परीक्षा में 4थे नंबर पर आया हुआ रमेश यादव। आप? रोहित शिक्षक की बातें सुनकर शक्ति भाटी और बाकी सभी रोने लगे। टीचर, क्या आप बता नहीं सकते? हमें तो इस बात का डर नहीं है कि अगर हम उसे पीट पीट कर मार डालें तो आप उसका हिसाब नहीं दे पाएंगे, बल्कि इस बात का है कि हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
फिर भी आपने हमारी जगह दिलेर खान को लड़ने के लिए चुना है। वो अभी भी फाइटर बनडान के प्राथमिक चरण में है। आप उससे कैसे उम्मीद करते हैं कि वो हमसे पहले अपने सबसे बड़े विशेषज्ञों को हरा देगा? मुझे पीट कर अपना सिर पीट कर अपना दरवाजा खाली कर दोगे? रमेश यादव इतना हंसा कि उसकी सांस ही नहीं रुकी। वो जानता था कि जब दूसरे लोग आपस में लड़ते थे तो उनकी ताकत का स्तर क्या होता था, खासकर दिलेर खान के लिए, जिसने प्रवेश परीक्षा में सबसे खराब नंबर लाए थे। फिर भी उसने उसे पीट कर मुर्गा जैसा बनाने के लिए भेज दिया। उसने बहुत पहले ही सुना था कि रोहित शिक्षक पढ़ाने में बहुत बुरा है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि उसकी विवेक दृष्टि भी इतनी भयानक होगी। जिसके बाद आंखों में थोड़ा सा उपहास के साथ उसने कहा, ठीक है, अगर तुम में से कोई मुझे हरा दे तो ना सिर्फ मैं तुम्हारे दरवाजे का किराया चुकाऊंगा, बल्कि उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दूंगा। जैसा कि कहावत है, गरीब पढ़ाई करते हैं और अमीर ट्रेनिंग करते हैं। रमेश यादव का इतनी कम उम्र में इतना जबरदस्त दमखम दिखाना उनके परिवार की दौलत को दर्शाता है। 1000 सोने के सिक्के कोई छोटी रकम नहीं थी, लेकिन फिर भी वो आसानी से निकाल सकते थे। जो तुम्हें हरा देगा तुम उसकी भरपाई करोगे? रोहित सिंह ने पूछा। बिल्कुल। दोनों हाथ पीछे करके रमेश यादव ने चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव के साथ ठंडी मुस्कान बिखेरी। अभी अभी तो मुकाबला हुआ है और ये लोग अगर 1 दशक और खेती भी करें तो भी उसे हरा नहीं पाएंगे। तुम्हारा पैसा कमाने का समय आ गया है। रोहित सिंह ने हाथ हिलाया। अपने छात्रों की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, दिलेर खान, बेहतर होगा कि तुम पहले कोई कदम उठाओ। शिक्षक की बात याद रखना, मुकाबला आराम से करो। मैं। दिलेर खान का चेहरा सिकुड़ गया। ये बंदा इतना ताकतवर है कि जोया मलिक मिस भी इसे हरा नहीं पाई। मैं इससे कैसे लड़ सकता हूँ? अगर मैं कहूं कि तुम जीत जाओगे तो तुम जीत जाओगे। रोहित सिंह अपने मन की बात जानते हुए मंच पर गए और वहां रखी कुर्सी पर बैठ गए। क्योंकि तुम सब मेरे छात्र हो, तुम सब रोहित सिंह के छात्र हो। रोहित सिंह के छात्र? ये शब्द सुनकर रमेश यादव फिर से जोर से हंस पड़े। रोहित सिंह शिक्षक का नाम वाकई बहुत बड़ा है, लगभग राम प्रकाश शिक्षक के नाम के बराबर। लेकिन ये बदनामी है ना? मुझे दूसरे शिक्षकों के छात्रों से जीतना मुश्किल लग सकता है, लेकिन तुम्हारे छात्रों से? रमेश यादव का चेहरा तिरस्कार से भर गया। जब वो तिरस्कारपूर्वक हंस रहा था तभी दिलेर खान चौंक पड़ा। उसके शरीर में गर्म खून दौड़ गया और उसके चेहरे का कड़वापन गायब हो गया। सही कहा, रोहित शिक्षक की अद्भुत क्षमताओं के बावजूद इस समय उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उनके शिष्य होने के नाते उनके सम्मान की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे मेरी जान भी चली जाए, मुझे उन्हें दूसरों के हाथों अपमानित नहीं होने देना चाहिए। इस समय उनके दिल में जोश भर आया और अब उनका डर खत्म हो गया। इसीलिए वो आगे बढ़े, उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार। जल्दबाजी मत करो। ये देखकर कि वो तेजी से आगे बढ़ने ही वाला है, रोहित सिंह ने उसे रोकने के लिए एक बार फिर हाथ हिलाया। क्यों? क्या रोहित शिक्षक अपनी बात से मुकरने का इरादा रखते हैं? रमेश यादव हंसा। अपनी बात से मुकर जाओगे? रोहित सिंह ने अपना सिर हिलाया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। दिलेर खान बहुत ही अविश्वसनीय है। अगर वो गलती से तुम्हें मार दे तो मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। दिलेर खान, आओ, मैं तुम्हें 3 बुनियादी मुक्केबाजी सिखाऊंगा। 3 बुनियादी मुक्केबाजी? दिलेर खान और बाकी लोग इस बात से हैरान थे कि उनका ये शिक्षक क्या करने जा रहा है। आखिरी मिनट की ट्रेनिंग? अभी युद्ध की तकनीकें सीखना? मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है। रमेश यादव घृणा से भर गए। ये क्या मजाक है? हर एक युद्ध तकनीक के लिए अनगिनत घंटों के अभ्यास, दिन रात की ट्रेनिंग, गर्मी सर्दी सहने की ज़रूरत होती है और तभी कोई उसमें निपुण हो पाता है। क्या आपको लगता है कि आप उन्हें आखिरी पल में कुछ सिखाकर मुझ पर विजय दिला सकते हैं? सपने देखते रहो। गुरुजी, दिलेर खान के मन में भी यही विचार थे। वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। दिलेर खान रोहित शिक्षक के इस कदम के पीछे का कारण समझ नहीं पा रहा था। ये मानते हुए कि रोहित शिक्षक उनकी शिकायतों का समाधान करना चाहते हैं, दिलेर खान को आगे भेजने का उनका फैसला उन्हें और शर्मिंदा कर देगा अगर वो रमेश यादव से हार गए तो। सुमेर राठौड़ ने आत्मज्ञान वसीयत परीक्षण में घटित घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। वो जानता था कि उनके सामने ये विख्यात रोहित शिक्षक कितना दुर्जय है और उसे उस पर पूरा विश्वास था। वो किसी को 10 मिनट में उस काम में मदद कर सकता था जिसके लिए दूसरे पक्ष को आधा साल लग जाता। ऐसी क्षमताओं के साथ वो और क्या नहीं कर सकता था। ठीक है, ये शब्द सुनकर दिलेर खान ने अपने जबड़े भींच लिए। क्योंकि उसे कुछ देर पहले पीटा गया था, इसीलिए सबसे बुरी स्थिति तो यही हो सकती थी कि उसे एक बार फिर पीटा जाए। खैर, उसकी चमड़ी मोटी थी और वो मार सहने को तैयार थी, इसीलिए उसे डरने की कोई बात नहीं थी। तुम में से कुछ लोगों को भी इसे सीखना चाहिए, इससे बाद में तुम सबको शर्त जीतने में मदद मिलेगी। रोहित सिंह ने जोया मलिक और बाकी लोगों की तरफ देखा। हाँ, वो पांचों वहां आ गए। ध्यान से देखो, ये पहली चाल है। अपनी पांचों उंगलियां फैलाकर रोहित सिंह के बाएं हाथ ने सामने की खाली हवा को थाम लिया।
ये चाल इतनी सरल थी कि आम इंसान भी इसे समझ और कर सकते हैं, और जाहिर है वे भी जो मार्शल आर्ट में पारंगत हैं। दूसरी चाल, बिना रुके रोहित सिंह बाएं से दाएं मुड़े। तीसरी चाल, अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में भींचकर उसने सामने वाले की छाती पर नीचे की ओर एक मुक्का मारा। मुट्ठी वापस खींचकर उसने अपनी मुद्रा सीधी की। रोहित टीचर बस इतना ही, ये देख कर के आगे कोई चाल नहीं चली, सब हक्के बक्के रह गए। रोहित टीचर, आप मजाक कर रहे होंगे, ये तीनों चालें बाहर के उन बदमाशों के लड़ने के तरीकों जितनी घटिया हैं, इनमें ज़रा भी गहराई नहीं है। क्या हम इन तीनों चालों से विजय हासिल कर सकते हैं? क्या आप मजाक नहीं कर रहे हैं? जोया मलिक और बाकी लोगों की आंखों में आंसू आ गए। रमेश यादव की भी आंखें गोल गोल चौड़ी हो गईं। उसे लगा जैसे दुनिया पागल हो गई हो। तुमने कहा था कि तुम्हारे छात्र मुझे पीट पीट कर अधमरा कर देंगे, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम उन्हें कुछ गहरे दांव सिखाओगे। ये खिलौना क्या है? इसे युद्ध की तकनीक कहते हो, और जब तुम इन्हें सिखा रहे थे तो तुमने इन्हें मेरी नज़रों से छिपाने की भी कोशिश नहीं की। मेरे सामने ऐसे घटिया करतब सिखाते हुए क्या तुम मुझे लाज समझते हो? तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन हमारी दोस्ती अब शुरू हुई है। अगर मजा आया हो तो लाइक दबा दो, वरना बिल्ली चूहे का पीछा करते करते आपके घर पहुंच जाएगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो अगली कहानी का पार्ट 2 सिर्फ सपने में ही देख पाओगे।